हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीके फिजिक्स मास्टर में। फिर से हाजिर हूँ क्लास 12 फिजिक्स की अध्याय 4 संधारित्र तथा धारिता के सभी महत्वपूर्ण डेरिवेशन लेकर, जो कि यूपी बोर्ड 2024 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, पसंद आए तो लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। इस चैनल पर यूपी बोर्ड 2024 के लिए क्लास 12 फिजिक्स की बेहतर तैयारी कराई जाती है। तो हमारे साथ जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, भाई को सपोर्ट जरूर कीजिएगा। चलिए देखते हैं कि आज की वीडियो में हम कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेरिवेशन करने वाले हैं, जो कि संधारित्र तथा धारिता के चैप्टर के इंपॉर्टेंट डेरिवेशन होंगे। तो देखिए पहला कौन सा होगा, हमें करना है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, बहुत बार यूपी बोर्ड में पूछा जा चुका है। फिर देखेंगे दूसरा कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब उसकी प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ रखा हो। ठीक है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको भी हम करने वाले हैं बिल्कुल शानदार तरीके से। फिर देखिए संधारित्रों का संयोजन, इसमें श्रेणी संयोजन पढ़ेंगे और समांतर संयोजन पढ़ेंगे, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट इसमें समांतर संयोजन हो जाता है, श्रेणी संयोजन भी हो जाता है, लेकिन होते दोनों हैं, लेकिन हमें दोनों को आज बिल्कुल सिंपल तरीके से करना है। तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक। बस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, बहुत एक एक पॉइंट समझ में आने वाला है। तो चलिए देखते हैं। चलिए तो देखते हैं पहली डेरिवेशन, जो कि है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक, छोटी सी भाषा लिखी हुई है और कुछ हम चित्र बनाते समझते जानते जाएंगे और आप नोट करते जाना। ठीक है, तो पहले क्या बात करते हैं कि माना x और y धातु की दो समतल प्लेटें, चलिए बना लेते हैं। चलिए बनाते हैं। तो पहले हम एक x प्लेट बना लेते हैं। ठीक है, ये हो गई x प्लेट। ठीक है, ये हो जाएगी आपकी x प्लेट, और यहाँ पर बना लेते हैं एक y प्लेट। ठीक है, ये हो गई y प्लेट। x और y प्लेट दो समतल प्लेटें, इसको बोलते x प्लेट, वैसे नाम देते हैं y प्लेट है। तो क्या हो गया, माना x और y धातु की दो समतल प्लेटें जिनमें प्रत्येक का क्षेत्रफल a मीटर है, यानी क्षेत्रफल क्या है इनका, a मीटर है, क्षेत्रफल मान लेते हैं a मीटर है। ठीक है, जो एक दूसरे से कितनी दूरी पर रखी हुई है, d दूरी पर रखी हुई है। एक दूसरे से कितनी दूरी पर रखी हुई, d दूरी पर रखी हुई हैं। ठीक है, जिनका बीच का परावर्तांक क्या है, k है, जिनके बीच क्या है, परावर्तांक k है। फिर क्या हो जाएगा कि मान लो अगर हम जो x प्लेट है, जो पहली प्लेट है, x प्लेट को कोई विद्युत स्रोत द्वारा, मान लेते हैं कोई विद्युत स्रोत बना लेते हैं। ये क्या होता है, विद्युत स्रोत बना लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कोई विद्युत स्रोत है, विद्युत स्रोत द्वारा प्लस q आवेश देते हैं। क्या करते हैं, प्लस q आवेश देते हैं। तो इसकी पहली प्लेट पर क्या हो जाता है, प्लस q आवेश उत्पन्न हो जाता है, जिसके प्रेरण के कारण, यानी पहली प्लेट की प्रेरण के कारण सामने वाली यानी दूसरी प्लेट की भीतरी तरफ माइनस q आवेश उत्पन्न हो जाता है। क्या उत्पन्न हो जाता है, माइनस q आवेश उत्पन्न हो जाता है। क्या किया हमने कि जब जो समतल प्लेट है, जो प्लेट है हमारी प्लेट, जो पहली प्लेट है, पहली प्लेट को किसी विद्युत स्रोत द्वारा प्लस q आवेश दिया जाता है, तो किसी प्रेरण के कारण दूसरी प्लेट की भीतरी तरफ माइनस q आवेश उत्पन्न हो जाता है, तथा बाहरी तरफ इस दूसरी प्लेट की प्लस q आवेश उत्पन्न हो जाता है। क्योंकि जो बाई प्लेट है वो किससे जुड़ी है, पृथ्वी से जुड़ी है। किससे मान लेते हैं इसको, किससे जोड़ते हैं, तो किससे जुड़ी है, मान लेते हैं इससे जोड़ दें, पृथ्वी से जुड़ी है। किससे जुड़ी है, पृथ्वी से जुड़ी है। तो ये क्या होगी, पृथ्वी। किससे जुड़ी है, पृथ्वी। तो धनावेशित होता है इनको, जो बाई प्लेट पे जो धनावेशित है वो पृथ्वी से आने वाले इलेक्ट्रॉनों द्वारा निरावेशित कर लिया जाता है, उन्हें क्या कर लिया जाता है, ग्रहण कर लिया जाता है। देखते हैं कि जब इनके बीच प्लस q आवेश है, बीच में प्लेट के बीच में, और इस दूसरी प्लेट के बीच माइनस q आवेश है, तो प्लस q और माइनस q के बीच क्या हो जाता है, यानी प्लेटों के बीच प्लस q माइनस q होने के कारण इनके बीच एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। क्या उत्पन्न हो जाता है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, और जिनमें विद्युत बल रेखाएं चलती हैं, जो कहाँ से चलने लगती हैं, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा तो विद्युत क्षेत्र में विद्युत बल रेखाएं उत्पन्न हो जाती हैं, और विद्युत बल रेखाएं धन सिरे से यानी प्लस q आवेश से माइनस q आवेश की ओर चलने लगती हैं। कहाँ चलने लगती हैं, प्लस q आवेश से माइनस q आवेश की ओर चलने लगती हैं, तो विद्युत बल रेखा चलने लगेगी। ठीक है, चलने लगती हैं।
तो क्या उत्पन्न हो गया इनके बीच वैद्युत क्षेत्र, तो यानी दोनों प्लेटों के बीच क्या उत्पन्न हो गया वैद्युत क्षेत्र, और वैद्युत क्षेत्र में उत्पन्न वैद्युत बल रेखाएं कहाँ चल रही धन सिरे से ऋण सिरे की ओर गति करने लगती हैं। तो हम क्या लिखते हैं, तो क्या लिखोगे आप, अतः दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अतः दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, इतना हो जाएगा आपको, इतना याद हो जाएगा कि माना x और y धातु की दो प्लेट हैं, इनमें प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल क्या है a है, जो एक दूसरे से d दूरी पर रखी हुई हैं, इनका परावर्तांक k है। इनके बीच कौन सा माध्यम है, परावर्तांक k वाला माध्यम है। क्योंकि जो पहली प्लेट को किसी विद्युत स्रोत द्वारा प्लस q आवेश दिया जाता है, तो प्रेरण के कारण दूसरी प्लेट के भीतरी तरफ माइनस q आवेश तथा बाहरी पृष्ठ पर प्लस q आवेश उत्पन्न हो जाता है। क्योंकि दूसरी प्लेट यानी जो बाई प्लेट किससे जुड़ी है, पृथ्वी से जुड़ी हुई, तो पृथ्वी से आने वाले इलेक्ट्रॉनों द्वारा धनावेश को ग्रहण कर लिया जाता है, क्या ग्रहण कर लिया जाता है, जिससे दोनों प्लेटों पर क्या हो जाता है, जो आवेश क्या होता है बराबर हो जाता है, इस पर धनावेश और ऋणावेश की मात्रा कैसी हो जाती है, बराबर हो जाती है। तो इनके बीच एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जो कि इसमें वैद्युत बल रेखाएं उत्पन्न होती है। वैद्युत बल रेखाएं धन सिरे से ऋण सिरे की ओर गति करने लगती हैं, तब देखेंगे तो इन दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, तो तब क्या लोगे आप, ई बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। क्या होती है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र, क्या हो जाएगा, गॉस की प्रमेय पढ़ी होगी तो उसमें आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या पढ़ा कि ई बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट, चूँकि किस माध्यम में रखी है, परावर्तांक के वाले माध्यम में रखी हुई, तो हम क्या हो जाएंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, ई बराबर सिग्मा बटे के एप्सिलॉन नॉट। इसे नाम दे दोगे आप समीकरण 1। चूँकि अब आप देखोगे कि जो दो प्लेटें हैं, जो प्रत्येक प्लेट पर क्या आवेश है, कोई क्यू आवेश उत्पन्न है, क्यू आवेश फैला हुआ है, प्रत्येक प्लेट पर क्या है आवेश है, और इनका क्षेत्रफल क्या है ए है। यानी अगर क्या बात करेंगे कि प्रत्येक प्लेट पर आवेश, प्रत्येक प्लेट पर आवेश क्या है, क्यू है, प्रत्येक प्लेट पर क्या है क्यू आवेश चल रहा है, तथा प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल क्या है, तथा हम पढ़ भी चुके हैं कि प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल ए है। अगर मान लेते, अब ऐसी बात के दिन ने कि प्रत्येक प्लेट पर आवेश क्यू है और प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल ए है, तो एक डेफिनेशन होती है पृष्ठ आवेश घनत्व, जानते हो कि किसी प्लेट पर, किसी समतल प्लेट के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर वितरित आवेश को पृष्ठ घनत्व कहा जाता है, पृष्ठ आवेश घनत्व कहा जाता है। कोई प्लेट है और प्लेट के प्रति एकांक क्षेत्रफल यानी ए पर वितरित आवेश को पृष्ठ आवेश घनत्व कहा जाता है, और इसे किससे प्रदर्शित किया जाता है, सिग्मा से। तो सूत्र हो जाएगा सिग्मा बराबर क्यू बटे ए, यानी प्रति एकांक क्षेत्रफल पर वितरित आवेश को क्या कहा गया, पृष्ठ आवेश घनत्व कहा। इसे नाम दे दोगे समीकरण 2। चूँकि अब देखोगे समीकरण 1 व 2 से, कैसे देखोगे समीकरण 1 व 2 से, तो देखोगे समीकरण 1 में देखोगे कि यहाँ पर लिखा है सिग्मा, और यहाँ पर देखिए सिग्मा का मान क्या है क्यू बटे ए। तो आप क्या करोगे, इस सिग्मा की जगह क्या लिख दोगे, क्यू बटे ए। तो आप लिखोगे ई बराबर क्या हो जाएगा, ई बराबर सिग्मा की जगह क्या लोगे, क्यू बटे के एप्सिलॉन नॉट ए। क्या हो जाएगा, क्यू ए को हम कहाँ लिख देंगे, इस सिग्मा की जगह लिख देंगे, और इसे नाम दे दोगे आप समीकरण 3 नाम दे दोगे। ठीक है, 3 नाम दे दोगे। अब क्या कहोगे कि अगर मान लो कि दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर बी वोल्ट हो, क्या हो, मान लेते हैं कि इनके बीच क्या है, कोई बी वोल्ट का विभवांतर है। जैसे हमने विद्युत स्रोत उत्पन्न किया, विद्युत स्रोत द्वारा आवेश उत्पन्न किया, तो मान लेते हैं कि इनके बीच एक बी वोल्ट का विभवांतर है तथा इनके बीच की दूरी डी मीटर है। ठीक है, देखते हैं कि माना दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर भी वोल्ट है, क्या है, भी वोल्ट है। ठीक है, तथा इनकी बीच की दूरी डी मीटर है, तथा इनके बीच की दूरी कितनी है, डी मीटर है। पढ़ भी चुके कितनी दूरी पर रखे हुए, डी मीटर दूरी पर रखे हुए। तब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तब वैद्युत
क्षेत्र की तीव्रता यानी प्लेटों के बीच जब तब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। तब देखिए, तब एक सूत्र हो जाएगा, जब विभवांतर भी दिया हो और डी दूरी पर ही हो, तब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र होता है ई बराबर भी बटे डी। ठीक है, ई बटे डी। तब इसे मानोगे आप इसे एक मानो, इसके नीचे मानोगे ये एक और कैंची गुणा करोगे, तब क्या हो जाएगा आपका ई का डी में गुणा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा भी बराबर क्या हो जाएगा, भी बराबर ई इंटू डी। क्या हो जाएगा, ई इंटू डी हो जाएगा। चूँकि आप देखोगे ऐसे कोई समीकरण नाम 4 दे देते हो, अब देखोगे समीकरण किसने से 3 व 4 से। ठीक है, आपको क्या करना है कि 3 व 4 से दोगे, तो आपको कुछ नहीं करना है कि जो भी की जगह आपको क्या करना है, इस भी की जगह सॉरी भी बराबर क्या होगा, इस ई की जगह क्या लोगे क्यू बटे के एप्सिलॉन नॉट ए। तो क्या करोगे क्यू बटे के एप्सिलॉन नॉट ए इंटू क्या हो जाएगा आपका, ठीक है, इंटू क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। चूँकि अब आपने पढ़ा होगा समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र पढ़ा होगा, सॉरी क्या हुआ, संधारित्र की धारिता के सूत्र से देखोगे, संधारित्र की धारिता उसका सूत्र क्या होता है, सी बराबर क्यू बटे भी। क्या होता है, सी बराबर क्यू बटे भी होता है। तो आप देखोगे कि जो समीकरण हम मान लेते हैं उसे 5 माना है, तो समीकरण 5 से भी का मान यहाँ पर रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा सी बराबर क्यू बटे क्या लिखना है आपके लिए, क्यू के एप्सिलॉन नॉट ए इंटू डी लिखना है कि नहीं, के क्यू एप्सिलॉन नॉट ए इंटू डी। क्यू से क्यू हो जाएगा आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा नहीं। क्योंकि अब जो आपके ये नीचे लिखे हैं ये क्या है, क्यू इंटू डी था, क्या था क्यू इंटू डी था, तो यहाँ से क्यू से एक क्यू कैंसिल हो गया, जो कि ये नीचे थे यानी कैसे थे कि मान लेते कैसे थे, एक क्यू था इसके लिए क्यू इंटू डी था और ए इनके नीचे थे। तो अब ये कहाँ जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे। तो आपका सूत्र क्या बन जाएगा, सी बराबर के एप्सिलॉन नॉट ए, ये कहाँ चले जाएंगे, ऊपर चलेगा, नीचे क्या बचेगा डी बचेगा। क्योंकि यही हो जाएगा आपके समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक हो जाएगा, जो कि इसका मात्रक हो जाता है फैरेड हो जाता है। ठीक है, ये हो जाएगा समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक हो जाएगा। ठीक है, इतना आपको आना चाहिए। चलिए तो नेक्स्ट डेरिवेशन देख लेते हैं, जो कि है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब उसकी प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ रखा हो। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले इसकी भाषा जानते हैं और उसका चित्र भी यहाँ पर बनाकर रखे हुए हैं, तो आप भी उसे बना लीजिएगा। चलिए देखते हैं कि माना कि x व y समांतर प्लेट संधारित्र की 2 प्लेटें हैं। तो देखते हैं, माना x व y समांतर प्लेट संधारित्र की 2 प्लेटें हैं जिनके बीच की दूरी d है। तो जिनके बीच की दूरी क्या है, d है, तथा प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल a है। प्रत्येक प्लेट, जो ही प्लेटें हैं, प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल क्या है, a है। माना कि इस संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच में किसी परावैद्युत की कोई पट्टी रखी हुई है। तो ये क्या रखिए कि दोनों प्लेटों के बीच कोई पट्टी रखी हुई है, जैसे कांच कह सकते हैं कि कांच की कोई पट्टी रखी हुई, कांच जो भी समझ सकते हो, ये कोई जैसे कांच की एक पट्टी हो मान लेते हैं, जिसका परावर्तांक क्या है, के है। एक किस परावर्तांक की, तो के परावर्तांक वाली पट्टी रखी हुई है और इसकी मोटाई क्या है, टी है। किसकी मोटाई की है, टी मोटाई की है रखी हुई है। तब प्लेटों के बीच वायु में दूरी, तो यानी अगर मान लो हम यहाँ से यहाँ तक की दूरी होगी, तो डी माइनस टी की बात कर रहे हैं, तो यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी तो टोटल डी है। तो इस अगर हम टी को घटा दें तो यहाँ से एक्स से वाई तक की दूरी निकल आएगी, यानी क्या हो जाएगी, वो डी माइनस टी हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि हम टी मोटाई को यहाँ से गायब कर रहे हैं, केवल हम किसका निकाल रहे हैं, वायु। यानी यहाँ पर देखिए वायु भरी हुई है और ये क्या है, परावैद्युत पट्टी रखी हुई है, तो केवल हम वायु का निकालेंगे तो टी मोटाई को हम घटा देंगे। ठीक है, तब देखेंगे, अतः प्लेटों के बीच वायु में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो प्लेटों के बीच वायु में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मान लेते हैं हम E0 बराबर आपने पढ़ा कि सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट, चूँकि आप सिग्मा का मान हम पढ़ चुके हैं कि सिग्मा बराबर क्या है, हमने क्यू बटे ए, इससे पहले वाले क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं कि क्या है, पृष्ठ आवेश घनत्व। तो क्यू बटे ए, तो हम क्या लिख देंगे, तो या अब हम लिख देंगे इसे कि E0 बराबर सिग्मा की जगह लिख देंगे कि क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट ए, इसे मानोगे आप समीकरण 1 मानोगे। ठीक है, इसी प्रकार आप देखोगे
अब देखिए मान लेते हैं कि परावैद्युत पट्टी में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो कि परावैद्युत पट्टी है इसका परावैद्युतांक k है, ठीक है। तो देखोगे तब इसके लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, तो आप लिख दोगे E बराबर, ठीक है, E बराबर क्या हो जाएगा आपका, सेम वही सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट, चूँकि किस माध्यम में रखी है, परावैद्युतांक वाले माध्यम में, तो हम क्या रखेंगे, के लिखेंगे, ठीक है। या हम लिख सकते हैं कि अगर हम क्या लिखेंगे, सिग्मा की जगह क्या लिखेंगे, क्यू बटे ए, तब हो जाएगा आपका E बराबर क्यू बटे के एप्सिलॉन नॉट ए, और इसे नाम दोगे आप समीकरण 2 नाम दोगे, ठीक है। क्या नाम दोगे, समीकरण 2 नाम दोगे। चूँकि अब देखते हैं कि प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र ई नॉट, दूरी डी माइनस टी है। जो प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र क्या है, क्या है, ई नॉट है, यानी जो वायु वाला स्थान है इसके लिए वैद्युत क्षेत्र क्या है, ई नॉट है, तो उसके लिए दूरी क्या है, तो उसके लिए दूरी क्या होगी, हम बता दें डी माइनस टी हो जाएगी, तथा वैद्युत क्षेत्र ई दूरी के लिए टी है। तब यदि प्लेटों के बीच विभवांतर भी हो तब, तो आपने सूत्र पढ़ा होगा, तब क्या पढ़ा कि ई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए पढ़ा ई बराबर भी बटे डी, सूत्र पढ़ा था। अगर हम इसके लिए विभवांतर के लिए बनाएं तो भी बराबर क्या हो जाएगा, भी बराबर ई इंटू डी हो जाएगा, ठीक है, ई इंटू डी हो जाएगा। चूँकि देखिए अगर हम मान लेते हैं, अब इसे हम यहाँ पर रख देते हैं, चूँकि हम हमारी जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये दो दी हैं, ये दोनों दी हैं, तो यानी अगर हम लिखें पहली के लिए, यानी भी बराबर बनाएं तो भी बराबर क्या हो जाएगा, भी बराबर ई इंटू डी। तो पहला हमारी पहली वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, वायु निर्वात के लिए क्या है, E0, जिसके लिए इंटू डी, डी का मतलब है जो यहाँ पर दूरी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, ई इंटू क्या हो जाएगी आपकी डी माइनस टी हो जाएगी, प्लस दूसरी दूरी क्या हो जाएगी आपकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, ई हो जाएगी, इसके लिए दूरी क्या हो जाएगी, टी हो जाएगी, ई इंटू टी हो जाएगी, ठीक है, हो जाएगी। क्योंकि अब आप पढ़ चुके हो कि हमने पढ़ चुका है, जो मान पढ़े हमने कि E0 का मान कितना है, क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट ए, और केवल E का मान क्या है, क्यू बटे के एप्सिलॉन नॉट ए। तो यहाँ पर ये मान रख देते हैं, तो E का मान क्या था आपका, तो क्यू बटे, इसकी जगह रखते हैं केवल क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट ए इंटू क्या था, डी माइनस के टी, प्लस E का मान क्या था, तो क्यू बटे के एप्सिलॉन नॉट ए इंटू टी था, ठीक है, टी था। अब देखोगे आपके क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट ए इसमें भी है, क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट इसमें भी है, तो अब क्या करोगे, इसके लिए कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो हमने किसको कॉमन ले लेंगे, तो एप्सिलॉन नॉट ए, क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट ए को कॉमन लेते, अंदर क्या बचेगा आपका, तो अंदर आपका बच जाएगा, देखिए क्या बचेगा आपका कि डी माइनस टी डी माइनस टी प्लस क्या जी, टी का यहाँ पर हो जाएगा यानी टी, और नीचे क्या बचा था, के बचा था, क्या बचा था, के बचा था कि नहीं, ये पूरा का पूरा क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट ए निकल कर बाहर आ गया, डी माइनस टी बचा, प्लस टी इसके ऊपर था, टी बटे के बचा, ठीक है। इसे कोई नाम दे दीजिए, आप क्या कहिए, कोई नाम दे दीजिए, समीकरण 3 नाम दे देती है, चलो 3 नाम देती हैं। फिर आप पढ़ोगी संधारित्र की धारिता से, पढ़ा है आपने कि संधारित्र की धारिता क्या होती है, संधारित्र की धारिता, संधारित्र की धारिता क्या होती है कि C बराबर क्यू बटे भी, क्या होती है, C बराबर क्यू बटे भी होती है। तो बस आपको यहाँ पर रखना है, क्योंकि समीकरण 3 का मान यहाँ पर भी की जगह पर रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा, C बराबर क्यू, क्यू बटे क्या रखना है आपके लिए, क्या रखना है कि क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट ए लिखना है कि नहीं, क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट ए इंटू क्या होगा, डी माइनस टी प्लस टी बटे के लिखना है कि नहीं। तो यहाँ पर क्यू से क्यू हो जाएगा आपका कैंसिल हो जाएगा, हो जाएगा नहीं, हो जाएगा नहीं। फिर जी क्या हुई, जो आपकी जो एप्सिलॉन नॉट ए कहाँ पर है, इन सब के बटे में है, तो ये कहाँ पहुँच जाएंगे, ऊपर पहुँच जाएंगे, ठीक है, कहाँ पर पहुँच जाएंगे, ऊपर पहुँच जाएंगे। तो कैसे हो जाएगा, सी बराबर एप्सिलॉन नॉट ए बटे नीचे क्या बचा आपका, डी माइनस के टी प्लस क्या बचा, टी बटे के बच जाएगा, ये बच जाएगा। और यही हो जाएगा समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र, जब इसके बीच आंशिक रूप से कोई पट्टी रखी हुई हो, तब हो जाएगा सूत्र, यानी मात्रक हो जाएगा इसका फैरड हो जाएगा, ठीक है। ए निकल आएगा आपका सूत्र निकल आएगा, ठीक है। अगला चलिए, तो अगले
क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगले डेरिवेशन की तरफ चलते हैं। चलिए तो देख लेते हैं डेरिवेशन नंबर 3, संधारित्रों का संयोजन, जिसमें पहला संयोजन मानेंगे श्रेणी क्रम संयोजन। सबसे पहले जाने कि श्रेणी क्रम संयोजन होता क्या है, पहले हम वो देखेंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए, फिर उसके बाद हम भाषा के लिए जानते हैं। तो मान लीजिए कोई प्लेट है, संधारित्र की कोई प्लेट है, एक प्लेट है, ठीक है। कोई संधारित्र में कितनी प्लेटें होती है, संधारित्र में कितनी प्लेटें होती है, 2 प्लेटें होती हैं। कितनी प्लेटें होती हैं, 2 प्लेटें होती हैं। तो इसे मानते हैं C1, ठीक है। इसी प्रकार एक दूसरी प्लेट ले लेते हैं, इसे मानते हैं C2, संधारित्र की दूसरी प्लेट, वही हो गई C3। तो क्या होगा, कोई संधारित्र में श्रेणी क्रम संयोजन में सबसे पहले संधारित्र की पहली प्लेट, जो संधारित्र की पहली प्लेट को मान लेते हैं कि पहली प्लेट है, और उसको किससे जोड़ते हैं हम, ए बिंदु से। क्या है, बिंदु को कोई विद्युत स्रोत से जोड़ते हैं। कोई पहली प्लेट ए है और इसे किससे जोड़ा जाता है, विद्युत स्रोत से जोड़ा जाता है, ठीक है। पहली प्लेट ए है और इसे विद्युत स्रोत से जोड़ा जाता है, तथा दूसरी प्लेट को पहली प्लेट से, ठीक है। पहली प्लेट को तो हम किससे जोड़ा, हमने विद्युत स्रोत से, तथा दूसरी प्लेट को दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ देते हैं। किससे जोड़ देते हैं, एक C1 की कितनी, यानी पहली संधारित्र की कितनी प्लेटें हैं, 2 प्लेट। पहली प्लेट को बिंदु ए के विद्युत स्रोत से जोड़ दिया, तथा दूसरी प्लेट को ये दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ देते हैं। फिर इसी प्रकार दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट को तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ देते हैं, और इसी प्रकार आगे बढ़ता जाएगा और ऐसे चलता जाएगा, और आखिरी संधारित्र की लास्ट प्लेट को पृथ्वी से संयोजित कर देते हैं। इस प्रकार कौन सा क्रम बन जाता है, श्रेणी क्रम संयोजन प्राप्त होता है। तो तीसरी प्लेट होगी, उसको तीसरी प्लेट को किससे जोड़ देते हैं, पृथ्वी से जोड़ देते हैं। इसी प्रकार आपका क्रम चलता चलेगा और ये क्या बन जाएगा, एक श्रेणी क्रम बन जाएगा, ठीक है। तो इसी को हमने यहाँ पर बताया है। को यहाँ पर देखोगे कि क्या होगी, माना कि 3 संधारित्र C1, C2 व C3 को बिंदु A व B के बीच श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। तो 3 संधारित्र देखते हैं। पहला संधारित्र हो गया क्या आपका C1, दूसरा संधारित्र क्या हो जाएगा आपका C2 हो जाएगा, नहीं C1 C2, और तीसरा हो जाएगा C3। किसको हमने क्या पढ़ा कि किससे जोड़ते हैं, एक दूसरे से जोड़ देते हैं, किस क्रम में, श्रेणी क्रम में। तो पहला क्रम क्या है, बिंदु A, जो कि बिंदु ए किससे जुड़ा है, विद्युत स्रोत से जुड़ा है, और दूसरा बिंदु बी जो किससे जुड़ा है, आपका पृथ्वी से जुड़ा हुआ है। तो 3 संधारित्र हो गए C1, C2 व C3, ठीक है। को किसके भी बिंदु ए व बी के बीच में श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं, और विद्युत स्रोत द्वारा पहले संधारित्र C1 की पहली प्लेट ए को +Q आवेश दिया जाता है। क्या किया जाता है कि जो विद्युत स्रोत द्वारा पहले संधारित्र की पहली प्लेट को +Q आवेश दिया जाता है, तो तथा दूसरी प्लेट के भीतर -Q आवेश उत्पन्न हो जाता है। किसी प्रेरण के कारण दूसरी प्लेट के अंदर -Q आवेश उत्पन्न हो जाता है। इसी प्रकार ये क्रम चलता जाता है कि पहली प्लेट पर -Q आवेश तथा पहली प्लेट पर +Q आवेश और दूसरी प्लेट पर -Q आवेश। इसमें भी हो जाएगा, पहली प्लेट पर +Q आवेश, दूसरी प्लेट पर -Q आवेश उत्पन्न हो जाता है, ठीक है, उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि +Q दूसरे संधारित्र C2 की पहली प्लेट पर चला जाता है, ठीक है। तो क्या चला जाता है, +Q दूसरे संधारित्र C2 की पहली प्लेट पर, ऐसे मतलब जो +Q है दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट पर चला जाता है, फिर ऐसे ही फिर +Q तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट पर चला जाता है, लेकिन दूसरी प्लेट पर तो क्या होगा, -Q आवेश उत्पन्न हो जाएगा। चूँकि फिर देखेंगे कि इन प्लेटों के बीच, यानी प्रत्येक प्लेट के बीच विभवांतर क्या होगा कि V1, इसके बीच V2, ठीक है, इसके बीच क्या है V3 है। प्रत्येक प्लेट के बीच क्या है विभवांतर, V1, V2 व V3 है, ठीक है। तो हो जाएगा, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि माना कि 3 संधारित्र C1, C2 व C3 को बिंदु A व B के बीच श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। विद्युत स्रोत द्वारा पहले संधारित्र C1 की पहली प्लेट A को +Q आवेश दिया जाता है, जिसके कारण C1 की दूसरी प्लेट के भीतर -Q आवेश उत्पन्न हो जाता है, और तथा उसका स्वतंत्र आवेश +Q आवेश दूसरी प्लेट पर चला जाता है, दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट पर चला जाता है। इस प्रकार श्रेणी क्रम के सभी संधारित्र की पहली प्लेट पर +Q तथा दूसरी प्लेट पर -Q आवेश उत्पन्न हो जाता है, और माना संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर V1, V2 व V3 हैं। तब आपने धारिता का सूत्र पढ़ा होगा, तब धारिता का सूत्र क्या पढ़ा आपने, तो C बराबर क्या पढ़ा, Q/V, और हम इसे किसके रूप में बना लें, विभवांतर के रूप में बना लें, तो तब बटे में 1 मानकर कैंची गुणा करोगे आप, तो क्या हो जाएगा, V बराबर क्या हो जाएगा, Q/C हो जाएगा। क्या हो जाएगा, V बराबर Q/C, और इसे नाम दोगे 1, क्योंकि अब हमें देखना है कि प्लेटों के बीच विभवांतर V1 व V2 है। तब देखोगे तो पहली प्लेट के लिए विभवांतर V1 है, तो आवेश क्या है, Q है, तो संधारित्र क्या होगा, C1 होगा।
दूसरी प्लेट के लिए देखोगे विभवांतर V2 है तो क्या होगा Q बटे संधारित्र क्या होगा C2 हो जाएगा। तीसरी प्लेट के लिए देखोगे विभवांतर V3 है तो क्या बटे क्या हो जाएगा C3 हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा कि नहीं। तब देखोगे कि बिंदु A व B के बीच, तब क्या देखोगे कि बिंदु A व B के बीच कुल विभवांतर कितना हो जाएगा। तो देखोगे कि बिंदु A व B के बीच कुल विभवांतर क्या हो जाएगा B हो जाएगा। तब देखोगे तो लिखें बिंदु A व B के बीच कुल विभवांतर, तो बिंदु A व B के बीच कुल विभवांतर क्या हो जाएगा, तो B बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 हो जाएगा। तो हम लिख दें कि V1 की जगह क्या लिख देंगे Q बटे C1 और V2 की जगह Q बटे C2 और V3 की जगह Q बटे C3 हो जाएगा। तो आप देखोगे तो यहाँ पर देखो कि इसमें Q है, इसमें Q है, इसमें Q है, तो Q के लिए हम ले लें बाहर कॉमन, तो अंदर क्या बचाएगा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 हो जाएगा। चूँकि हम पढ़ चुके हैं कि समीकरण 1 में V बराबर क्या होता है Q बटे C, तो हम V की जगह क्या लिख देंगे Q बटे C और अंदर क्या हो जाएगा Q बटे 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, तो Q से Q हो जाएगा आपका कैंसल। तो क्या बचेगा 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 बच जाएगा और यही हो जाएगा क्या हो जाएगा संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन हो जाएगा। चलिए तो नेक्स्ट देख लेते हैं, यानी संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, जितना श्रेणी क्रम इम्पोर्टेंट नहीं है उतना समांतर क्रम इम्पोर्टेंट है। देखिए 3 संधारित्र C1 C2 व C3, तो मान लेते हैं 3 संधारित्र C1 C2 व C3 को एक B वोल्ट की बैटरी से, ठीक है, B वोल्ट की बैटरी के साथ समांतर क्रम में संयोजित किया गया है। किस क्रम में, समांतर क्रम में संयोजित किया गया है। ठीक है, समांतर क्रम में संयोजित किया गया है। प्रत्येक संधारित्र की 2 बिंदु X व Y के मध्य संयोजित है, अतः प्रत्येक संधारित्र की प्लेटों के मध्य विभवांतर जो समान होगा। ठीक है, प्रत्येक प्लेट के बीच यानी बिंदु X व Y से संयोजित है और प्रत्येक बिंदु के बीच विभवांतर यानी जो B वोल्ट की बैटरी जुड़ी है उनके विभवांतर क्या होगा, समान होगा, तथा यह X व Y के मध्य विभवांतर B के समान होगा। चूँकि संधारित्र की भिन्न यानी संधारित्र में क्या है, भिन्न धारिताएँ हैं, यानी C1 C2 व C3 अलग अलग धारिताएँ, तो इन पर आवेश की मात्रा भी क्या होगी, भिन्न यानी इन पर Q1 Q2 और Q3 आवेश होंगे। इन पर संधारित्र भी क्या आवेश भी क्या होंगे, भिन्न होंगे। तब क्या होगा, तो इसके लिए क्या होगा, तो आपने संधारित्र की धारिता का सूत्र पढ़ा कि C बराबर Q बटे V, तो बटे में 1 मानोगे और कैंची गुणा करोगे, तब क्या हो जाएगा Q बाहर निकल आएगा और आपका क्या हो जाएगा C इंटू V। ठीक है, हो जाएगा C इंटू V। चूँकि अब देखिए इन पर आवेश की मात्राएं भिन्न है, तो भिन्न आवेश देख लेते हैं। तो भिन्न आवेश क्या क्या होंगे, तो आपका क्या होगा, तो Q1। ठीक है, पहला आवेश मान लेते हैं क्या आपका Q1 है, इसके लिए बीच विभवांतर संधारित्र क्या है C1 है और कुल विभवांतर क्या है V है। तो क्या हो जाएगा Q1 बराबर C1 B हो जाएगा। इसी प्रकार Q2 के लिए देखेंगे तो C2 और B हो जाएगा और Q3 के लिए देखेंगे तो C3 B हो जाएगा। अब देखोगे तो कुल यानी X व जो X बिंदु X पर प्रभावित कुल आवेश, ठीक है, जो बिंदु X द्वारा कोई इससे मान लो बिंदु से जोड़ा गया है, तो देखेंगे तो कुल आवेश देख लेते हैं। बिंदु X पर प्रवाहित कुल आवेश, ठीक है, बिंदु X समझ लेते हैं कि प्लस Q आवेश दिया जाता है। इसी के कारण इस पर जब पहली प्लेट को प्लस Q आवेश दिया जाता है, इसी के कारण दूसरी प्लेट पर माइनस Q आवेश उत्पन्न होता है। तो किस बिंदु से दे रहे हैं हम, तो X बिंदु से प्लस Q आवेश दे रहे हैं, तो इस पर कुल आवेश कितना हो जाएगा वो देंगे। तो बिंदु X पर कुल आवेश क्या हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा Q, तो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 हो जाएगा। क्योंकि आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बस मान रखना है। तो क्या हो जाएगा Q बराबर
Q1 की जगह क्या लोगे आप, C1 भी, Q2 की जगह C2 भी, Q3 की जगह C3 भी। अब देखोगे चूँकि हम पढ़ चुके Q बराबर भी क्या पढ़ा हमने, C भी, तो इस Q की जगह भी हम क्या लिख देंगे, C भी बराबर। देखो इसमें C1 C2 C3 अलग अलग हैं और तीनों में क्या है, B सेम है, तो B के लिए हम ले लें कॉमन, अंदर क्या बचेगा, C1 प्लस C2 प्लस C3, और यहाँ पर देखो B यहाँ पर भी है, B यहाँ पर भी है, B क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि आपका बचेगा क्या, C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3, और ये निकल आएगा संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन निकल कर आ जाएगा। ठीक है। अध्याय 5 वैद्युत चालन के सभी महत्वपूर्ण डेरिवेशन वीडियो में इस चैप्टर के 3 महत्वपूर्ण डेरिवेशन जो कि हैं मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग तथा विद्युत धारा में संबंध, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। और सेकंड होगा धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में संबंध, और लास्ट करेंगे अबाह्य या अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की व्युत्पत्ति, जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा। क्या होगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा, जो कि इस वीडियो में हम करने वाले हैं। बहुत ही शानदार वीडियो होने वाली है। इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी हो तो उनको ज़रूर देख लीजिएगा, और वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। पसंद आए तो लाइक, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इस चैनल पर आपको जितने भी चैप्टर हैं सभी के इम्पोर्टेंट डेरिवेशन, यानी जितने भी चैप्टर होते हैं, जिन चैप्टरों में इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है, उन सबको हम कवर कर रहे हैं। तो आज हम करने वाले हैं अध्याय 5 विद्युत चालन के इम्पोर्टेंट डेरिवेशन। तो चलिए देखते हैं पहला डेरिवेशन, जो कि है मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग तथा विद्युत धारा में संबंध। बस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, सपोर्ट जरूर कीजिए भाई को, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए देख लेते हैं। चलिए तो पहली डेरिवेशन देख लेते हैं, जो कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग तथा विद्युत धारा में संबंध है, जो यूपी बोर्ड 2024 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगी। तो सबसे पहले बनाते हैं चित्र के माध्यम से देखें इसकी परिभाषा, जो कि आपको लिखनी है। ठीक है। तो चलिए मान लेते हैं, माना कोई एक चालक तार है, किसके कारण निकालते हैं, कि चालक तार के कारण। तो मान लेते हैं कोई चालक तार है। ठीक है, देखिए ये हो गया चालक तार हो गया, जो क्या है, P व Q है, जिसके दूसरे, माना एक चालक तार P व Q है, जिसकी लंबाई मान लेते हैं L लंबाई। ठीक है, जिसकी लंबाई क्या है, L है, और इसका क्षेत्रफल मान लेते हैं A है। ठीक है, इस चालक तार का क्षेत्रफल क्या है, A है। तो माना कोई चालक तार P व Q है, जिसकी लंबाई L तथा क्षेत्रफल A है, तथा इस चालक तार के दोनों सिर P व Q के बीच क्या करते हैं, इस चालक तार P व Q के बीच एक सेल या बैटरी जोड़ते हैं। ठीक है, सेल जोड़ते हैं, जिससे इसके सिरों के बीच, यानी चालक तार के सिरों के बीच भी विभवांतर स्थापित हो जाता है। क्या हो जाता है, भी विभवांतर स्थापित हो जाता है, जिसके कारण विभवांतर भी स्थापित हो जाता है, तो चालक तार के अंदर एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। क्या उत्पन्न हो जाता है, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। और चालक तार के अंदर पहले से क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करने लगते हैं, जब वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है तो मुक्त इलेक्ट्रॉन वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में, यानी वैद्युत क्षेत्र की दिशा कैसी है, इस दिशा में, और मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या करने लगते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में अनुगमन वेग Vd से गति करने लगते हैं। ठीक है, क्या करने लगते हैं, गति करने लगते हैं। बस आपको इतना लिखना है। यानी आपने क्या क्या पढ़ लिया कि माना कोई चालक तार PQ है, जिसकी लंबाई L तथा क्षेत्रफल A है, और इस चालक तार के सिरे P व Q से एक सेल को जोड़ते हैं, जिसके कारण चालक तार के सिरों के बीच भी विभवांतर स्थापित हो जाता है, और इस चालक तार के अंदर वैद्युत क्षेत्र E उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण उसमें उत्पन्न स्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन अनुगमन वेग Vd से गति करने लगते हैं। चूँकि अब बात की जाए कि अगर हम मान लेते हैं इसमें जो धारा प्रवाहित की, यानी किसी चालक तार में बहने वाली विद्युत धारा, जो चालक तार है, अगर इसमें जो धारा बह रही है तो उसकी प्रबलता इस क्षेत्रफल में प्रति सेकंड गुजरने वाले आवेश के द्वारा मापी जाती है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि हमें संबंध किस में दर्शाना है, कि विद्युत धारा और अनुगमन वेग में। तो वही बात करना कि अगर इसमें जो धारा बह रही है वो किसके द्वारा नापी जाएगी, इस क्षेत्रफल के, यानी चालक तार के क्षेत्रफल की प्रति सेकंड गुजरने वाले आवेश के आधार पर नापी जाएगी। तो अगर हम लिख दें यहाँ पर कि यदि इस तार में, ठीक है, इस तार के अनुप्रस्थ, ठीक है, इस तार की अनुप्रस्थ परिच्छेद
अनुप्रस्थ परिच्छेद से टी सेकंड में, कोई टी सेकंड की बात करती हैं, टी सेकंड, ठीक है, टी सेकंड में गुजरने वाले मुक्त इलेक्ट्रॉन, ठीक है, बात क्या हो रही, मुक्त इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की, ठीक है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा, ठीक है, के द्वारा प्रवाहित आवेश क्या हो, आवेश Q हो तो चालक में प्रवाहित धारा, चालक में प्रवाहित धारा, भाषा तो आप लिख लोगे कि जो हमने बताई है कि भाषा कैसे लिखनी है कि कोई चालक तार PQ है जिसकी लंबाई L है तथा अनुप्रस्थ क्षेत्रफल A है तथा चालक तार के दोनों सिरे P व Q के बीच एक बैटरी को जोड़ते हैं जिससे इसके सिरों के बीच विभवांतर स्थापित हो जाता है जिसके कारण चालक तार के अंदर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है और उसमें उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन अनुगमन वेग VD से विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में गति करने लगते हैं। चूँकि हमें निकालना है धारा घनत्व अनुगमन वेग में संबंध, तो जो धारा बहेगी वो किसके कारण बहेगी कि उसके क्षेत्रफल में T सेकंड में गुजरने वाले मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा प्रवाहित आवेश के कारण द्वारा उसको नापा जाएगा। तो इसमें धारा क्या हो जाएगी आपकी, तो I बराबर हो जाएगी Q/T, ठीक है, प्रति सेकंड, यानी कि प्रति सेकंड गुजरने वाले आवेश के कारण। तो इसे नाम दोगे आप समीकरण 1, क्या होगी, I बराबर Q/T। चूँकि आप बात करते हैं कि यदि चालक में प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन, यानी जो इसमें चालक है इस चालक के पूरे आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर n हो, यानी बात करें कि यदि, ठीक है, यदि चालक के प्रति एकांक आयतन में, ठीक है, आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या मान लेते हैं, संख्या क्या हो, संख्या n, सॉरी क्या है n, ये क्या बना है n है तथा तार का क्षेत्रफल A है। क्या मान लेते हैं, तार का क्षेत्रफल क्या है, A है, पढ़ चुके हैं कि तार का क्षेत्रफल क्या है, क्षेत्रफल A है और मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग क्या है, VD है। मुक्त इलेक्ट्रॉनों, ठीक है, इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग क्या है, VD है। मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग VD है। तब बात करेंगे इस चालक तार है, इस चालक तार की 1 सेकंड में घेरा गया कुल आयतन कितना होगा। तब इस चालक तार में कितना आयतन घेरा गया होगा 1 सेकंड में, तो क्या होगा 1 सेकंड में, ठीक है, क्या हो जाएगा कि 1 सेकंड में चालक के जो है 1 सेकंड में मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा, यानी जो इलेक्ट्रॉनों द्वारा घेरा गया चालक का आयतन, ठीक है, तो 1 सेकंड में घेरा गया चालक का आयतन, ठीक है, कितना होगा वो बात करते हैं, कितना आयतन घेरेंगे मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा 1 सेकंड में चालक का घेरा गया आयतन, चूँकि आयतन बराबर आपने पढ़ा होगा कि आयतन बराबर क्या होता है, आयतन बराबर क्या होता है, आयतन बराबर होता है क्या, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। चूँकि ऊंचाई यहाँ पर दे नहीं रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर देखो लंबाई चौड़ाई बराबर है, अपने क्षेत्रफल बराबर क्या पढ़ा है, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, और क्षेत्रफल को लिख रहे हैं हम किससे, A से, तो A बराबर क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई, तो यहाँ पर लंबाई गुणे चौड़ाई क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। चूँकि ऊंचाई को हम मान लेते हैं दूरी, क्या मान लेते हैं, दूरी मान लेते हैं, ऊंचाई क्या मान ली हमने, दूरी, तो दूरी बराबर क्या होगा, यानी वेग बराबर क्या हो जाएगा, वेग बराबर दूरी बटे समय, और समय कितना लग रहा है, देखिए इसमें 1 सेकंड, तो अगर हम लिख दें कि दूरी यहाँ पर है नहीं, मान लेते दूरी और समय कितना है 1 सेकंड, और वेग क्या है हमारा, ठीक है, मान लेते हैं क्या है, VD है, अनुगमन वेग VD की बात कर रहे हैं, तो VD बराबर दूरी है नहीं, तो दूरी को हम क्या है ऊंचाई मान लेते, 1 का भाग दूरी में देंगे तो दूरी हो जाएगी, यानी वही हमारी क्या है ऊंचाई। तो ऊंचाई की जगह हम क्या लिख सकते हैं, VD अनुगमन वेग। तो तब आप क्या लिख दोगे कि क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्षेत्रफल हमने क्या पढ़ लिया, A इंटू क्या हो जाएगा, VD हो जाएगा, क्या हो जाएगा, A इंटू VD हो जाएगा, ठीक है। फिर देखोगे कि अब बात कर दें, अगर
जो 1 सेकंड में गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या, उस चालक जो है चालक तार है, चालक तार में 1 सेकंड में कितना होगा कि अगर मान लेते हैं कि इसमें 1 सेकंड में कितने, 1 सेकंड में गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या, 1 सेकंड में गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या मान लेते हैं। तो 1 सेकंड में गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो आपको कुछ नहीं करना है कि A इंटू जो VD है इसमें किससे गुणा कर देने, 1 सेकंड में गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या का मान लेते हैं हम n है, क्या मान लेते हैं, n लिख देते हैं। ठीक है, इतना हो जाएगा। चूँकि अब आपको लिखना है कि अगर इसमें जो t सेकंड में क्या गुजर रहे हैं, t सेकंड में गुजरने वाले कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या मान लेते हैं। तब क्या हो जाएगा, आपको कुछ नहीं करना है कि क्या लिखना है इसमें A इंटू VD इंटू n, और आपने इसमें किससे गुणा कर देना, t सेकंड में कर रहे थे तो इलेक्ट्रॉन की संख्या यानी क्या हो जाएगा, t हो जाएगी, कितने, t सेकंड में गुजरने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाएगी AVDN इंटू t हो जाएगी। ठीक है, t हो जाएगी। ठीक है, तो आपको बस और कुछ नहीं करना, और आप क्या लोगे, ठीक है, देखिए कि t सेकंड फिर हो जाएगा t सेकंड में गुजरने वाला आवेश। ठीक है, ठीक है, t सेकंड में गुजरने वाला आवेश कितना हो जाएगा, तब क्या होगा, q बराबर क्या हो जाएगा, NE हो जाएगा, q बराबर NE। और आप पढ़ चुके कि इसमें देख चुके कि यहाँ पर जो कि q है, q तो q है, लेकिन n यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, t सेकंड में गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, AVDN, यानी लिखते हैं कि NAVD इंटू क्या है, t है, और इंटू क्या हो जाएगा इसमें E हो जाएगा। ठीक है, इतना हो जाएगा। फिर हमने पढ़ा था कि सबसे पहले समीकरण 1 से क्या दोगे, समीकरण 1 से देख लेते हैं। समीकरण 1 क्या था हमारा कि I बराबर Q बटे T था, क्या कहता, I बराबर Q बटे T। तो आप क्या करोगे, आप इसे मान लेते हैं समीकरण 2 मान लेते हैं, तो समीकरण 2 से, अब समीकरण 2 से देखते हैं तो क्या हो जाएगा, I बराबर इस Q की जगह क्या लिख दोगे आप, क्या लिख दोगे, NAVDT इंटू E, क्या होगा, A इंटू E, और बटे क्या था T, तो आप क्या करोगे, T से T आपका हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि आपका बचेगा क्या, I बराबर NE, क्या हो जाएगा, NE, सबको मिला के दिए NEAVD, क्या हो जाएगा, NEAVD, ये निकल आएगा आपका मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग तथा विद्युत धारा में संबंध हो जाएगा, जहाँ पर I आपकी होगी धारा, ठीक है, धारा, N प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन संख्या, और A हो जाएगा आपका क्षेत्रफल, ठीक है, क्षेत्रफल, और VD होगा आपका अनुगमन वेग हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट डेरिवेशन देख लेते हैं कि धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में संबंध। तो आपने परिभाषा सबसे पहले अभी पढ़ चुके हम कि विद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध से, ठीक है, विद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध है। तो हमने विद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में क्या संबंध पढ़ा कि I बराबर NEAVD, क्या पढ़ा था, NEAVD, तो इसे मानोगे आप समीकरण 1 मान लोगे, क्या मानोगे, समीकरण 1 मानोगे। फिर देखोगे, फिर पढ़ेंगे कि धारा घनत्व की परिभाषा से, ठीक है, परिभाषा से, तो धारा घनत्व की परिभाषा क्या हुई कि कोई चालक है, कोई चालक मान लेते हैं, कोई चालक के किसी बिंदु के परिता, मान लेते कोई एक चालक, ऐसे कोई चालक है और किसी बिंदु के परिता प्रति एकांक यानी प्रति एकांक क्षेत्रफल से अभिलंबित, प्रति एकांक क्षेत्रफल की अभिलंबित दिशा में, ये मान लेते कोई क्षेत्रफल है
और इसकी अभिलंबित दिशा में गुजरने वाली धारा को उस बिंदु का धारा घनत्व कहते हैं, यानी गुजरने वाली धारा को उस बिंदु का धारा घनत्व कहते हैं। इसे जे से प्रदर्शित करते हैं। तो क्या होगा, यानी जे बराबर हो जाएगा I/A प्रति एकांक क्षेत्रफल पर गुजरने वाली धारा, यानी इन धारा तथा क्षेत्रफल के अनुपात को धारा घनत्व कह सकते हैं। इसे मानेंगे समीकरण 2। चूँकि हम देखेंगे समीकरण 1 से I का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, तो क्या होगा, I की जगह क्या रखोगे आप, NEABD, ठीक है, और बटी में क्या है, A है, ठीक है। A से A हो जाएगा आपका कैंसल, तो क्या बचेगा, ठीक है, क्या बच जाएगा आपका J बराबर NEVD, क्या बचेगा, NEVD, और यही हो जाएगा धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में संबंध, यानी J बराबर NEVD हो जाएगा क्या, धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में संबंध हो जाएगा। चूँकि J हो जाएगा आपका धारा घनत्व, N प्रत्येकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या, E इलेक्ट्रॉन पर आवेश और VD अनुगमन वेग हो जाएगा। चलिए तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, यानी अगली डेरिवेशन पर चलते हैं। अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की व्युत्पत्ति, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट डेरिवेशन होगी। तो चलिए देखते हैं, जैसे हमने अनुगमन वेग तथा विद्युत धारा में संबंध के बारे में चित्र बनाया था, ऐसे सेम इसमें देखेंगे कि माना कोई एक चालक तार है, ठीक है, माना कोई चालक तार देखते हैं PQ है, ठीक है, माना कोई चालक तार P व Q है, जिसकी लंबाई क्या है, L है, इसकी लंबाई क्या है, L है, और क्षेत्रफल क्या है, A है। क्या मान लेते हैं, क्षेत्रफल क्या है, A है, ठीक है, और जब इसके सिरों के बीच यानी P व Q सिरों के बीच एक बैटरी भी जोड़ते हैं, कोई बैटरी जोड़ते हैं, सॉरी क्या जोड़ते हैं, भी नहीं, क्या है, बी बैटरी जोड़ते हैं, तो इसके सिरों के बीच B विभवांतर स्थापित हो जाता है तथा इसमें I धारा प्रवाहित होने लगती है, ठीक है। और भी पढ़ा था कि इसमें जब उसके अंदर क्या हो जाता है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है और इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन अनुगमन वेग VD से गति करने लगती है, ठीक है, यही पढ़ा था। तो क्या हो जाएगा कि क्या पढ़ा हमने कि यदि माना कोई चालक तार PQ है, जिसकी लंबाई L तथा क्षेत्रफल A है, इसके सिरों के बीच एक बैटरी जोड़ते हैं, तो इसके सिरों पर B विभवांतर स्थापित होता है, जिसमें I धारा उत्पन्न हो जाती है तथा इसमें जो मुक्त इलेक्ट्रॉन अनुगमन वेग VD से विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में गति करने लगते हैं, ठीक है, गति करने लगते हैं। सेम वही भाषा हम इसमें लिखेंगे, ठीक है। तो अब क्या हो, इसमें I धारा प्रवाहित होने लगी। तो यदि मान लें कि यदि तार में मुक्त इलेक्ट्रॉन, यानी बात है कि किसी प्रत्येकांक आयतन में, यदि तार के प्रत्येकांक आयतन में, यदि मान लें यदि तार के प्रत्येकांक, ठीक है, प्रत्येकांक आयतन में, ठीक है, प्रत्येकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या N है, ठीक है, N हो तथा अनुगमन वेग VD हो, ठीक है, अनुगमन वेग VD हो, तब तो हमने पढ़ा है कि जब धारा प्रवाहित होने लगे तो तार में एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, तो विद्युत क्षेत्र में मुक्त इलेक्ट्रॉन अनुगमन वेग VD से गति करने लगते हैं, तब धारा क्या हो जाएगी, I बराबर NEABD, विद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध हमने पढ़ा था, तो उसी से लिया और इसे मानेंगे हम समीकरण 1 मान लेंगे, ठीक है। चूँकि अब बात करते हैं कि क्या है कि जो चालक तार है, जो E यहाँ पर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का आवेश हो जाएगा, चूँकि चालक तार की लंबाई L है, क्या लिखेंगे, चूँकि तार की लंबाई L, तार की लंबाई L, ठीक है, L के सिरों के बीच विद्युत विभवांतर B है, L के सिरों के बीच विद्युत विभवांतर भी है, क्या है,
तार के जो चूँकि L लंबाई का एक जो चालक तार है, इसकी सिरों के बीच वैद्युत विभवांतर भी हमने पढ़ा कि वैद्युत विभवांतर कब स्थापित होता है, जब इसमें धारा प्रवाहित की जाती है, यानी बैटरी द्वारा धारा प्रवाहित की जाती है, तो चालक तार के सिरों के बीच क्या हो जाता है, बी विभवांतर स्थापित हो जाता है। तब क्या होगा कि तब प्रत्येक बिंदु पर, जो प्रत्येक बिंदु है जो चालक तार का प्रत्येक बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा, तो तब लिखेंगे तब, ठीक है, तब क्या हो जाएगा, तार के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र का मान, तार के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र, ठीक है, तब तार के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, तो तब हो जाएगा E बराबर V/L, क्या हो जाएगा, E बराबर V/L हो जाएगा। यानी बात कर रहे हैं कि चूँकि तार की लंबाई L हो तो उसके सिरों के बीच विभवांतर B हो, तब वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, E बराबर V/L, यानी प्रत्येकांक लंबाई पर उत्पन्न यानी विभव, उनके सिरों पर उत्पन्न विभव हो जाएगा, तो E बराबर V/L हो जाएगा, ठीक है। फिर चूँकि देखोगे कि यदि मान लेते हैं कि वैद्युत क्षेत्र द्वारा प्रत्येक मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर आरोपित बल, जितने भी मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं इसमें, तो उन पर आरोपित बल किसके द्वारा, वैद्युत क्षेत्र के द्वारा। तो मान लेते अगर क्या करें कि जो वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र द्वारा प्रत्येक मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर, वैद्युत क्षेत्र द्वारा प्रत्येक मुक्त इलेक्ट्रॉन पर आरोपित बल, ठीक है, क्या हो जाएगा, आरोपित बल। तब आरोपित बल क्या हो जाएगा, तो आपने वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा पढ़ी होगी, यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा पढ़ी होगी कि E बराबर F/Q, क्या होता है, E बराबर F/Q, बटे में एक मानते हैं, कैंची गुणा करते हैं, तो आपका क्या हो जाएगा, F बराबर हो जाएगा E इंटू क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा, ठीक है, इतना हो जाएगा। चूँकि आपने पढ़ा होगा कि Q बराबर N ही होता है, और यहाँ पर बात करके वैद्युत क्षेत्र के प्रत्येक मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर आरोपित बल, तो मान लेते हैं कोई एक इलेक्ट्रॉन के कारण ले लेते हैं, सभी आप इस इलेक्ट्रॉन की बात नहीं कर रहे, एक क्या नहीं, इलेक्ट्रॉन की संख्या मान लेते हैं, एक इंटू क्या हो जाएगा, E हो जाएगा, तो यानी एक का गुणा E में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, Q बराबर क्या हो जाएगा, E, यानी मान लेते हैं, तो मैं Q की जगह लिख लेते हैं हम E, तब क्या हो जाएगा, तब आपका बल का सूत्र क्या हो जाएगा, F बराबर क्या हो जाएगा, E इंटू क्या लिख देंगे हम, Q की जगह क्या लिख देंगे, E, क्या हो जाएगा, E, इसे मान लेंगे आप, समीकरण 2 मान लेंगे। और आप देखोगे कि जो E बराबर हम क्या पढ़ चुके हैं, V/L, तो हम इस E की जगह क्या लिख देंगे, V/L, तो F बराबर क्या हो जाएगा, VE, ठीक है, E क्या हो जाएगा, VE बटे क्या हो जाएगा, L, क्या हो जाएगा, VE/L, और इसे नाम दे दोगे आप, समीकरण 3 नाम दे दोगे, ठीक है। F बराबर क्या हो जाएगा, VE/L हो जाएगा। अब बात करें तो यदि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, जो इलेक्ट्रॉन हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, यदि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m हो, तब इस पर बल के, जो भी इस पर बल उत्पन्न होगा वो क्या होगा, तो यदि मान लेते हैं कि यदि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m हो तब, ठीक है, यदि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m हो तब इस बल के कारण इलेक्ट्रॉन पर उत्पन्न त्वरण, जो इस बल के कारण जो बल लगाया उस पर, तब, ठीक है, तब इस बल के कारण, तब क्या हो जाएगा, तब इस बल के कारण इलेक्ट्रॉन में उत्पन्न त्वरण, ठीक है, उत्पन्न त्वरण। तो जब इलेक्ट्रॉन में त्वरण की बात की जाए, यहाँ पे बोले त्वरण किसके कारण, बल के कारण, तो न्यूटन की गति का द्वितीय नियम, ठीक है, न्यूटन की गति का द्वितीय नियम क्या है, तो क्या होता है, F बराबर ma होता है, जहाँ पर m द्रव्यमान होता है, a त्वरण होता है और F बल। तो वही बात कर रहे हैं कि यदि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m हो तब इस पर किसके कारण, तब बल के कारण इलेक्ट्रॉन पर उत्पन्न त्वरण, किसके कारण, बल के कारण, तो बल F है और इसके कारण उत्पन्न त्वरण। तब m क्या हो जाएगा कि हमें त्वरण बराबर बनाना है, तो त्वरण यानी a बराबर क्या हो जाएगा, m के लिए F के नीचे पहुंचा दें, तो क्या हो जाएगा, a बराबर F/m, तो यानी हमारा क्या बन जाएगा सूत्र, तो a बराबर F/m हो जाएगा, ठीक है। चूँकि आप देखोगे कि समीकरण 3 में
एफ का मान, समीकरण 3 से एफ का मान, समीकरण 3 से किससे ले लिया हमने, समीकरण 3 से। समीकरण 3 से आप देखोगे तो क्या होगा, ए बराबर एफ की जगह क्या लिख दोगे आप, वी ई, क्या होगी वी ई बटे में क्या लिखा है, एम लिखा है पहले से और एक एल भी नीचे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा ए बराबर वी ई बटे एम एल, और इसे नाम दोगे समीकरण 4 और इसे कर दो आप डिब्बे में बंद, क्योंकि इसकी ज़रूरत हमें पड़ने वाली है आगे। तो चलिए देखते हैं अब बात की जाए कि यदि तार के भीतर मुक्त इलेक्ट्रॉन धातु के, यानी जो है जो तार है, तार के भीतर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है उसके भीतर क्या होंगे, धनायन भी होंगे। तो क्या होते हैं, तार के भीतर मुक्त इलेक्ट्रॉन धातु के धनायनों से बार बार टकराने लगते हैं, क्या करते हैं, टकराते रहते हैं। तो किसी धनायन की आयन से टकराने के पश्चात मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में बढ़ने लगता है। यानी जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, जो इलेक्ट्रॉन धनायन से टकराएंगे तो विद्युत क्षेत्र की, यानी विद्युत क्षेत्र की दिशा ऐसी इस प्रकार हम पढ़ चुके थे, तो उसके विपरीत दिशा में वी अनुगमन वेग, यानी जो वेग क्या होता है उसमें बढ़ जाता है। तो यानी इलेक्ट्रॉन धनायन से टकराते हैं तो विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में वेग बढ़ता है। इतनी बात के लिए रखना है, ठीक है, बढ़ने लगता है। तो यदि ऐसी बात करते हैं, यदि किसी इलेक्ट्रॉन की धन आयनों से हुई दो क्रमागत टक्करों के बीच लगे समय अंतराल क्या होगा, टॉ होगा। तो यानी लिखते हैं क्या हो जाएगा, तो दो क्रमागत मान लेते हैं, कोई दो क्रमागत किससे, इलेक्ट्रॉनों से, किसकी, धन आयनों की। तो क्या हो गए, तो दो क्रमागत टक्करों के बीच का समय अंतराल, दो क्रमागत टक्करों के बीच का समय अंतराल क्या हो जाएगा, टॉ है। क्या हो जाएगा, टॉ हो जाएगा। दो क्रमागत टक्करों के बीच लगे समय अंतराल क्या हो जाएगा, टॉ हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉनों का वेग वी डी में वृद्धि हो जाती है, यानी क्या हो जाएगा, ए टॉ, सॉरी क्या हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉनों का वेग में कितनी की वृद्धि होती है, इलेक्ट्रॉनों के वेग में ए टॉ की वृद्धि हो जाती है, ए टॉ की वृद्धि हो जाती है। कितनी की वृद्धि हो जाती है, ए टॉ की वृद्धि हो जाती है। वो कैसे हो गई, अनुगमन धनायन ऋणायन से जब टकराए तो इसका क्या बढ़ गया कि विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में जो वेग है क्या होता है, बढ़ जाता है। तो उसमें कितने की वृद्धि हो गई, ए टॉ की वृद्धि होगी। अब कैसे हो गई वो आप देखोगे कि मान लेते हैं कि जो त्वरण बराबर आपने पढ़ा, त्वरण बराबर क्या होता है, वेग परिवर्तन, ठीक है, वेग परिवर्तन और परिवर्तन में लगा समय, ठीक है। तो वेग परिवर्तन क्या होगा, मान लेते वेग परिवर्तन को लिखेंगे डेल्टा बी से, और परिवर्तन में लगा समय टी, और उसे लिखेंगे हम त्वरण ए। तो जो कि हमें दो क्रमागत टक्करों के बीच समय अंतर क्या समय लग रहा है, टॉ समय लग रहा है। तो टी की जगह हम क्या लिख देंगे, टॉ लिख दें, ठीक है, क्या लिख दें, टॉ लिख दें। तो डेल्टा भी बराबर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टॉ हो जाएगा, और यहाँ पर ए है। अगर हम कैंची गुणा करके देखें तो क्या हो जाएगा, डेल्टा भी बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा भी बराबर होगा ए टॉ, किस, तो वेग में किसकी वृद्धि हो गई, ए टॉ की वृद्धि हो गई, ठीक है, ए टॉ की वृद्धि हो जाती है, ठीक है, वृद्धि हो गई। तब क्या हो जाएगा, तो अगर मान ले तो इतनी वृद्धि हो जाने पर यदि हम किसी क्षण, यानी कोई क्षण मान लें कि इसमें क्या हो, जो विद्युत क्षेत्र क्या हो, जो इसमें विद्युत क्षेत्र अनुपस्थित हो, ठीक है, तब अनुपस्थित हो तो किसी इलेक्ट्रॉन का उसमें वेग क्या हो जाएगा, ठीक है, जब क्या हो, ई अनुपस्थित हो तब इलेक्ट्रॉन का उसमें वेग क्या हो जाएगा, u1 होगा। क्या हो जाए, मान लेते हैं क्या हो जाएगा, u1 हो जाएगा। और फिर अचानक ऐसा हो जाएगा फिर क्या हो जाए कि जो विद्युत क्षेत्र उपस्थित हो जाए, तो क्या होगा, तब विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति के कारण, ठीक है, तब विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति के कारण उसका वेग बढ़कर कितना हो जाएगा, u1 प्लस ए टॉ 1 हो जाएगा, ठीक है। और उपस्थिति में उपस्थित हो तब इलेक्ट्रॉनों का ऊष्मीय वेग कितना हो जाएगा, बढ़ जाएगा, यानी क्या होगा, u1 प्लस ए टॉ 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, u1 ए टॉ 1 हो जाएगा। इसी प्रकार जहाँ टॉ 1 उस इलेक्ट्रॉनों की दो क्रमागत टक्करों के बीच का समय अंतराल होगा, जो टॉ 1 होगा उसे दो इलेक्ट्रॉनों के बीच टक्करों का
धनायनों से टक्करों के बीच का समय अंतराल होगा। इसी प्रकार इलेक्ट्रॉनों का वेग बढ़ता चलेगा, यानी ऐसे U1 क्या होगा, U1 प्लस A टॉ1 हो जाएगा, फिर U2 प्लस A टॉ 2 हो जाएगा, फिर इसी प्रकार U3 प्लस A टॉ 3 हो जाएगा। चलिए तो हम और इसे आगे देखते हैं। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया कि जो आपका क्या था U1 प्लस A टॉ 1 हो गया था, सेकंड क्या हो गया था U2 प्लस A टॉ 2 और U3 प्लस A टॉ 3 हो गया था। इनका वेग बढ़कर इतना वेग हो गया था। अगर हम ले लें यानी क्या करें कि सभी इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग, ठीक है, तो सभी इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग देख लें। सभी इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग क्या हो जाएगा, तो औसत वेग वही क्या हो जाएगा, इसका अनुगमन वेग होगा, ठीक है, अनुगमन वेग बातें। तो क्या लिख दें कि VD बराबर औसत वेग क्या होगा, जितने भी हमने वेग निकाले यानी U1 प्लस A टॉ 1, U2 प्लस A टॉ 2, U3 प्लस A टॉ 3, इन सबको हम जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा U1 प्लस क्या हो जाएगा A टॉ 1 प्लस U2 प्लस A टॉ 2 प्लस U3 प्लस A टॉ 3 और बटे औसत में क्या होता है कि जो भी संख्या दी होती है उन संख्याओं का कुल योग बटे संख्या हो जाती है। तो यहाँ पर देखोगे तो U1 U2 U3 को अलग कर लेते हैं, तो U1 प्लस U2 प्लस U3 को हम करते हैं अलग और नीचे क्या लिख देते हैं, यानी इस n का मतलब है इन सबके नीचे n होगा, तो U1 U2 U3 के और प्लस A टॉ 1 A टॉ 2 A टॉ 3 को अलग करते हैं, तो A टॉ 1 प्लस A टॉ 2 प्लस A टॉ 3 बटे क्या हो जाएगा n हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर मान लेते हैं कि जो ऊष्मीय वेग होता है वो क्या होता है शून्य हो जाता है, यहाँ पर ऊष्मीय वेग यानी क्या होता है शून्य होता है। तो यहाँ मान लेते हैं हम, इसके लिए मान लेते हैं हम 0 और यहाँ पर क्या होगा A इसमें है तो तीनों में A है तो A के लिए हम ले लें कॉमन और अंदर क्या बच जाएगा आपका टॉ 1 प्लस टॉ 2 प्लस टॉ 3 और नीचे बटा क्या बचा है n। चूँकि आप देखोगे तो कोई धनायनों से जो क्या होता है कि औसत समय अंतराल क्या होता है, ठीक है, तो क्या हो जाता है कि इलेक्ट्रॉनों का दो क्रमागत टक्करों के बीच का औसत समय अंतराल क्या कहा जाता है श्रांति काल कहा जाता है। यानी टॉ बराबर क्या हो जाएगा टॉ 1 प्लस टॉ 2 प्लस टॉ 3 बटे n बराबर क्या हो जाएगा टॉ, यानी जहाँ पर टॉ क्या होगा श्रांति काल हो जाएगा। तो आप क्या लिख दोगे 0 को हम लिखेंगे नहीं तो क्या होगा A हो जाएगा और इन सब की जगह पर क्या लिख देंगे हम टॉ लिख देंगे, तो यानी क्या हो जाएगा टॉ हो जाएगा और वाक्य किससे कर रहे हैं VD से, ठीक है, इसे मान लो VD हो जाएगा। क्योंकि अब हम ज़रूरत होगी हमें कहाँ पर, जहाँ हम निकाला था हमने, तो हमने क्या निकाला था यहाँ पर देखोगे कि A बराबर क्या निकाला था VE बटे ML यानी समीकरण 4 से। तो देखेंगे हम, ठीक है, किससे देखोगे आप समीकरण 4 से, समीकरण 4 क्या था तो A बराबर क्या था आपका कि VE बटे ML, क्या था यहाँ पर VE बटे ML, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करोगे कि जो यहाँ पर हम मान लेते कोई समीकरण नाम दे देते, समीकरण 5 जो भी था 5 6 जो भी हो उसे नाम दे देते हैं। तो हम यहाँ A की जगह क्या लिख दोगे VE बटे ML, तो VD बराबर क्या होगा तो VE बटे ML इंटू क्या हो जाएगा टॉ हो जाएगा, ठीक है, टॉ हो जाएगा VE इंटू टॉ बटे ML हो जाएगा, ठीक है। इसे कोई नाम दे दोगे आप, समीकरण 6 नाम दे देते। फिर देखोगे समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 क्या था विद्युत धारा तथा अनुगमन वेग संबंध में I बराबर NEAVD, ठीक है, क्या था NEAVD। तो आपको कुछ नहीं करना है कि समीकरण 6 से जो VD का मान है वो यहाँ पर हम रख देते हैं। तो क्या हो जाएगा I बराबर NEA, VD की जगह क्या लिख दोगे VE बटे ML इंटू टॉ, ठीक है। इसके नीचे मानोगे 1 और करोगे कैंची गुणा, तो ML का गुणा किस में हो जाएगा I में और ये सब कहाँ पर लिख दोगे यहाँ पर, तो NEA, ठीक है, और एक और E है तो यहाँ पर हो जाएगा एक E है तो E का हो जाएगा स्क्वायर और A है और क्या है टॉ बराबर क्या हो जाएगा I
ml हो जाएगा। क्योंकि आपको कुछ नहीं करना, एक और से इसमें क्या है v लिखा है तो v भी लिख दीजिए, ठीक है। तो क्या करो, v को यहीं पर रखो और इस i को इसके नीचे पहुंचा दो, यानी एक दूसरे से अदला बदली कर दो और क्या करो ml और इसके नीचे क्या पहुंचा दो ne² टॉ के लिए पहुंचा दो। जहाँ पर आप लिख दोगे, इस तरह इतना लिख देना है कि जहाँ पर ml/ne² टॉ क्या है, नियतांक है, क्या है, नियतांक है। और नियतांक को लिखते हैं हम r से, तो यानी हमारा क्या होगा v/i बराबर r हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, ये क्या हो गए, नियतांक हो गए, नियतांक हो गए। और यही हो जाएगा हमारा v/i बराबर r। यानी यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप में कोई परिवर्तन ना किया जाए तो उसमें बहने वाली धारा विभवांतर की अनुक्रमानुपाती होती है, यानी तो क्या हो जाता है, उसमें बहने वाली धारा विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। अगर हम अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटा देते हैं तो r i हो जाता है। अगर हम i के लिए नीचे पहुंचा देते हैं तो क्या हो जाता है, v/i बराबर r हो जाता है। और यही ओम का नियम है, यही ओम का नियम है, ठीक है। यही अध्याय 6 किरचॉफ के नियम तथा विद्युत परिपथ के सभी महत्वपूर्ण डेरिवेशन आज की वीडियो में बिल्कुल शानदार तरीके से करने वाले हैं। इस चैप्टर में हम जो जानेंगे कि किरचॉफ के विद्युत परिपथ संबंधी नियम, जो कि दो नियम हैं, प्रथम नियम और द्वितीय नियम, एक संधि नियम और एक लूप या बंद पास का नियम है। और अगला क्वेश्चन जानेंगे हम व्हीटस्टोन सेतु, बहुत ही शानदार तरीके से उसे हम समझेंगे और उसके सूत्र का निर्धारण करेंगे। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, पसंद आए तो लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन और उसके कुछ डेरिवेशन यानी उसकी कुछ उत्पत्ति करेंगे, यानी जिनकी सहायता से धारा की गणना की जा सकती है किरचॉफ के नियमों की सहायता से, ठीक है। तो वो भी देखेंगे, ठीक है। पहले नियम देखेंगे तो किरचॉफ के विद्युत परिपथ संबंधी नियम। तो पहला नियम है संधि नियम। इस नियम के अनुसार होता क्या है, तो आप देखिए भाषा लिखिए यहाँ पर। तो इस नियम के अनुसार किसी विद्युत परिपथ की किसी भी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। क्या होता है कि कोई भी परिपथ में जो धाराएं मिल रही हो और जिस संधि पर मिल रही हो वहाँ पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। यानी देखेंगे सिग्मा i बराबर 0। ये क्या दर्शाता है कि बीजगणितीय योग के लिए दर्शाता है। सिग्मा i बराबर 0 यानी किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। देखिए इसके मान के निर्धारण की बात करते जैसे कि अगर मान लें क्या है कि माना कि चालक, जिसमें कोई एक चालक है जिसमें धाराएं I1, I2, I3, I4 व I5 प्रवाहित हो रही हैं, संधि O पर मिलती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे कि धाराएं हैं, देखेंगे कि धाराएं I1, I2, I3, ठीक है, I4, I5 कहाँ पर मिल रही है, एक संधि O पर मिल रही हैं। और यहाँ पर बात होगी जो धाराएं संधि की ओर आ रही होंगी वे धनात्मक होंगी, जो संधि से दूर जा रही होंगी वे ऋणात्मक होंगी। तो यहाँ पर लिखा है कि संधि की ओर आने वाली धाराएं धनात्मक तथा संधि से दूर जाने वाली धाराएं ऋणात्मक ली जाती हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो I1, I2 कहाँ पर आ रही हैं, संधि की ओर आ रही हैं। तो हम लिख दें कि I1 + I2 क्या होंगी, धनात्मक होंगी। चूँकि यहाँ पर देखिए I3 कहाँ से जा रही है, बाहर की तरफ, देखिए ये तीर दिख रहे हो आप, तो -I3 हो जाएगी। I4 भी बाहर की तरफ जा रही है तो -I4 हो जाएगी। I5 भी बाहर की ओर जा रही है तो -I5 हो जाएगी। बराबर हमने क्या पढ़ा है, एक बीजगणितीय योग, यानी कुल धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है। तो यहाँ पर लिख देंगे योग क्या हो गया, शून्य हो गया। अब अगर हम क्या करें कि जो धाराएँ I1 + I2 को अगर हम यहीं पर रखने दें और I3, I4, I5 को बराबर के उस साइड यानी 0 के पास पहुंचा दें, तो जब कैसी हो जाएंगी, यहाँ पर माइनस में ऊपर उस साइड जाएंगे तो किस में हो जाएंगी, प्लस में हो जाएंगी। यानी क्या हो जाएगा, I3 + I4 + I5 हो जाएंगी। यानी जो आपकी धाराओं के लिए, इन धाराओं के लिए सूत्र निकल आएगा। अगर किसी परिसंधि पर जो धाराएं मिल रही हो और धाराओं का निर्धारण करना हो तो उसके लिए ये धारा नियम, इसे क्या बोलते हैं, इसे धारा नियम भी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, इसे धारा नियम भी कहते हैं। तो यहाँ पर चाहो तो आप लिख सकते हो कि इसे धारा नियम भी कहते हैं, इसे धारा नियम या आवेश संरक्षण का नियम, ठीक है, आवेश संरक्षण का नियम भी कह सकते हैं।
आवेश संरक्षण का नियम, ठीक है, कहते हैं, और भी नाम हो जाते हैं। तो ये हो जाएगा किरचॉफ का प्रथम नियम। तो चलिए सेकंड नियम देख लेते हैं, जो कि है लूप या संधि पास बंद पास का नियम होगा। चलिए तो देख लेते हैं द्वितीय नियम, यानी किरचॉफ का द्वितीय नियम, जिसे लूप नियम या बंद पास का नियम भी कहते हैं। तो इस नियम के अनुसार होता क्या है कि इस नियम के अनुसार किसी परिपथ में प्रत्येक लूप या बंद पास के भागों में प्रवाहित होने वाली धारा एवं संगत प्रतिरोध के गुणनफलों का बीजगणितीय योग उस पास या लूप में लगने वाले समस्त विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। यानी इस पर जिस लूप या बंद पास है, मान लीजिए लूप बंद पास है, कोई यहाँ पर देखिए पहला बंद पास है, इसमें जितनी भी धाराएं बह रही होंगी वो संगत प्रतिरोध के गुणन यानी विसंगत प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग होती है, और उसमें लगे विद्युत वाहक बल, जितने भी वाहक बल विद्युत वाहक बल होंगे उनके बीजगणितीय योग की क्या होती है, बराबर होती हैं। तो यानी मान लेते हैं कि यहाँ पर देखेंगे कि क्या पढ़ लिए कि जो धाराएं होती हैं बीजगणितीय योग के लिए करते हैं सिग्मा धारा होंगी वो संगत प्रतिरोध के गुणनफल यानी I × R बराबर कितनी होती है कि विद्युत वाहक बल होगी। तो यहाँ पर देखेंगे कि E1 E2 के यहाँ पर विद्युत वाहक बल हैं, तो क्या होगी विद्युत वाहक बल की बीजगणितीय योग के बराबर हो जाती हैं। तो हो गया नियम कि इस नियम के अनुसार किसी परिपथ में प्रत्येक लूप या बंद पास के विभिन्न भागों में प्रवाहित होने वाली धारा एवं संगत प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस पास या लूप में लगने वाले समस्त विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो यानी जो धारा तथा प्रतिरोध का गुणनफल यानी बीजगणितीय गुणनफल का बीजगणितीय योग उसमें क्या होता है लगे विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर हो जाता है, यानी सिग्मा IR बराबर सिग्मा E हो जाएगा। ठीक है, ए हो जाएगा, इसके लिए सूत्र हो जाएगा। ठीक है, अब चूंकि हम बात करते हैं कि अगर हम देखें कि यहाँ पर जो चित्र बना है, ठीक है, तो हम विभिन्न खंडों में अलग अलग खंडों में देख लेते हैं। ठीक है, अलग अलग बंद पास के लिए तो मान लेते हैं अगर पहले बंद पास 1, ठीक है, पहले बंद पास के लिए अगर हम देखें तो क्या होगा, तो यहाँ पर देखोगे कि जो धाराएं देखिए पहले बंद पास में धारा कौन सी बह रही है, I1 बह रही है, पहला बंद पास ये है। कौन सा नाम दे दें, अगर इसे हम कोई भी नाम दे दें कि ए बी दिया पहले से C और D, ABCD, यहाँ पर दे दें हम E और F, ठीक है, नाम दे दें। तो पहला लूप हम ले लें अगर बंद पास, तो ABCD क्या ले लें, ABCD तो इसमें देखिए कितनी धाराएं बह रही हैं, एक I1, ठीक है, और दूसरी बह रही है, ठीक है, ये देखिए यहाँ पर चली आएगी I1 और ये धारा क्या बह रही है, यहाँ पर I2 धारा बह रही है। कितनी धारा बह रही है, I1 व I2 धारा बह रही है, ये धारा ही बह रही है इसमें I1 I2। तो अगर मान लेते हैं तो पहले लूप के लिखते हैं, तो अगर धारा I1 है तो उसका संगत प्रतिरोध क्या होगा, R1 हो जाएगा, तो R1 होगा। फिर देखिए दूसरी धारा के लिए अगर धारा I2 है तो उसका संगत प्रतिरोध क्या होगा, R2 होगा। धारा I2 है तो संगत प्रतिरोध क्या होगा, R2 होगा। लेकिन अब देखिए यहाँ पर चिन्ह की जरूरत है, तो यहाँ पर देखिए इस धारा की दिशा, जो धारा आ रही है वो कहाँ से कहाँ की ओर आ रही है, ऐसी आ रही है, जैसे R1 से यहाँ सीधी चली आ रही है, ऐसी आ रही है। लेकिन जो I2 धारा है वो कहाँ से जा रही है, ऐसी उसकी दिशा में, उसकी विपरीत दिशा में जा रही है। तब जी क्या होंगे, इन दोनों के बीच के कौन सा चिन्ह लगाएं, हम माइनस का चिन्ह लगा देंगे, यानी क्या हो जाएंगी, धारा एक दूसरे की माइनस हो जाएंगी, बराबर। और यहाँ पर देखिए तो विद्युत वाहक बल की दिशा किस ओर है, इस ओर, तो इस E1 की दिशा, पहले विद्युत वाहक बल E1 की दिशा इस ओर है और इसकी भी देखिए उसके विपरीत दिशा में, तो यहाँ पर E1 माइनस क्या हो जाएंगे, E2 हो जाएगी नहीं। संगत प्रतिरोध का गुणनफल जो विद्युत वाहक बल का बीजगणितीय योग बराबर होता है। तो विद्युत वाहक बल क्या होगा, यहाँ पर E1 माइनस E2 हो जाएंगे, ठीक है, पहले लूप के लिए हो जाएगी। और अगर हम बात करें बंद पास 2 के लिए, यानी बंद पास 2 के लिए, तो बंद पास 2 क्या होगा, यहाँ पर ABEF
के लिए हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, तो इसमें क्या होगी धारा, मान लेते हैं पहली धारा ए लूप हो जाएगा, पूरा लूप ए हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ इसमें धारा क्या बह रही है, तो पहले देखेंगे I2 क्या बह रही है, I2 धारा बह रही है, तो इसका संगत प्रतिरोध क्या हो जाएगा, R2 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ से चले तो यहाँ पर हमने देखा कि धारा क्या बह रही है, देखो धारा ऐसी दिशा में चली आ रही है, अगर ऐसी धारा चल रही है एक ही दिशा में जा रही तो धनात्मक, उसके विपरीत दिशा में धारा हो तो ऋणात्मक लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए धाराएं कैसी एक ही दिशा में जा रही हैं, I1 प्लस I2, और यहाँ पर I2 की धारा कैसी है, सेम है, दिशा कैसी है, सेम है, तो क्या लगेंगे प्लस, क्या हो जाएगा I1 प्लस I2, I1 प्लस I2, और उसका प्रतिरोध क्या है R3 बराबर, तथा इसमें लगने वाला विद्युत वाहक बल क्या है E2, क्या है E2 है, तो विद्युत वाहक बल क्या हो जाएगा E2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, तो इन समीकरणों की सहायता से इनको अगर हम हल कर लेंगे तो I1 और I2 के मान हम ज्ञात किए जा सकते हैं, यानी इसमें धारा के मान ज्ञात कर सकते हैं इसमें। तो इसे बोल्ट्ता नियम भी कहते हैं, क्या कहते हैं, बोल्ट्ता नियम भी कहते हैं, बोल्ट्ता नियम भी कहते हैं। ठीक है, इसे बोल्ट्ता नियम भी कहते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि है व्हीटस्टोन सेतु। चलिए तो देख लेते हैं व्हीटस्टोन सेतु। पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत क्या है, पूछा जाता है, या व्हीटस्टोन सेतु की परिपथ चित्र खींचिए, यानी जो चित्र आरेख खींचिए और उसकी सहायता से मतलब उसका संबंधित सूत्र ज्ञात कीजिए। ठीक है, उसका सूत्र ज्ञात करना है, जो कि P/Q बराबर R/S लिखा है, वो निकालना निर्धारण करने के लिए पूछ लिया जाता है। तो देखिए अगर आपको यहाँ लिखा है, हमें यहाँ पे क्या लिखा है, व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत, आपको अगर पेपर में लिखना हो सबसे पहले क्या लिखोगे, इसकी संरचना लिखोगे, संरचना जो कि हम जानने वाले हैं इस चित्र के माध्यम से। ठीक है, तो पहले जानेंगे व्हीटस्टोन सेतु होता क्या है। तो व्हीटस्टोन सेतु एक ऐसी व्यवस्था है जिसकी सहायता से किसी अज्ञात प्रतिरोध की गणना की जा सकती है। क्या निकाला जा सकता है, अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात किया जा सकता है। तो आप अगर लिखना चाहो तो रचना कैसे लिखोगे कि इस सेतु में क्या करोगे, इस सेतु में 4 प्रतिरोध क्या होंगे, कोई 4 प्रतिरोध लिखे PQRS, 4 प्रतिरोध PQRS को एक चतुर्भुज ABCD में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। किस में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो क्या लिखोगे कि इस सेतु में 4 प्रतिरोध PQR तथा S को एक चतुर्भुज ABCD में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। कि चतुर्भुज के A व C भुजा है जो, उससे एक विद्युत वाहक बल E जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं, एक विद्युत वाहक E जोड़ते हैं, जिसमें एक प्लग कुंजी यानी क्या होगी, कुंजी K1 लगाते हैं। ठीक है, क्या लगी है, कुंजी K1 लगी होती है। ठीक है, फिर क्या करते हैं कि विद्युत वाहक बल जो सेल लगा है, इसमें धारा प्रवाह की जाती है सेल द्वारा। तो ये धारा बिंदु ए पर पहुंचकर 2 भागों में बढ़ जाती है, किसमें I1 व I2 में बढ़ जाती है, किसमें I1 व I2 में बढ़ जाती है, 2 भागों में बढ़ जाती है। फिर यहाँ पर देखोगे तो बिंदु बी, जो यहाँ पर देखो बिंदु बी लगा है, उसमें क्या लिखा है, एक के नीचे क्या है, एक प्लग कुंजी क्या लगी, K2 लगी है। क्या लगी, ये क्या है, इसे बोलेंगे प्लग कुंजी K2, और जहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर G लगा होता है। ठीक है, और इसी प्रतिरोध की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, कोई अज्ञात इस सेतु की सहायता से हम कोई अज्ञात प्रतिरोध की गणना कर सकती हैं। तो यहीं पर देखो इतने आप भाषा लिख सकते हो, और फिर लिखोगे इसके बाद सिद्धांत। तो सिद्धांत क्या है कि व्हीटस्टोन सेतु में प्रतिरोध PQR तथा S श्रेणी क्रम में जोड़कर किसी वर्गाकार आकृति में समायोजित करते थे। तो हमने पढ़ लिया कि चतुर्भुज हैं, प्रतिरोध हैं, उनको चतुर्भुज ABCD में श्रेणी क्रम में जोड़ दिए जाते हैं। जब व्हीटस्टोन सेतु में चतुर्भुज ABCD के रूप में जुड़े प्रतिरोध के मान इस प्रकार समायोजित किए जाएं कि सेल कुंजी K1 तथा धारा मापी कुंजी K2 दोनों बंद करने पर धारा मापी में कोई विक्षेप प्राप्त ना हो। अगर कैसे जुड़े हम, कि अगर हम इसको कुंजी K1 और K2 को अगर हम बंद भी कर दें तो इनमें कोई विक्षेप ना हो, यानी जो प्रतिरोध है PQR तथा S में कोई परिवर्तन ना हो, कोई विक्षेप ना हो, इस प्रकार हमें जुड़ना है। फिर देखिए ना हो, इस दशा में सेतु क्या हो, कैसा माना जाएगा, संतुलित कहा जाएगा। इस दशा में क्या कहा जाएगा कि सेतु कैसा है, संतुलित है। सेतु की संतुलित अवस्था में चतुर्भुज की किन्हीं 2 संलग्न भुजाओं, सेतु की संतुलित अवस्था में क्या हुआ,
किन्हीं दो संलग्न भुजाओं में लगे प्रतिरोध का अनुपात शेष दो संलग्न भुजाओं में लगे प्रतिरोध के अनुपात के बराबर होता है। यानी चतुर्भुज की दो भुजाएं मान लेते हैं यहाँ पर एक ए बी और ए डी में लगे प्रतिरोध यानी पी क्यू और बटे मतलब पी और क्यू, और शेष दो भुजाएं कौन सी हैं बी सी और डी सी, इनमें लगे दो प्रतिरोध के अनुपात के बराबर होते हैं। यानी P बटे क्यू बराबर R बटे एस, यानी ये दो भुजाएं हो गई ए बी और ए डी में लगे प्रतिरोध का अनुपात शेष दो भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। तो चलिए देखते हैं, अब करते हैं इसके सूत्र की स्थापना। फिर क्या करोगे आप, सूत्र की स्थापना तो देखना है किसके आधार पर की जाती है, किरचॉफ की द्वितीय नियम के आधार पर, यानी बंद पास के नियम के आधार पर इसकी स्थापना की जाती है, या उत्पत्ति की जा सकती है, डेरिवेशन इसकी ज्ञात कर सकते हैं। यानी इसको हमें ज्ञात करना है, P बटे क्यू बराबर R बटे एस का निर्धारण हमें करना है। चलिए सबसे पहले लूप देते हैं, लूप ए बी डी ए में किरचॉफ का द्वितीय नियम से, ठीक है। तो किरचॉफ कौन सा नियम होगा, ए बी डी ए, पहला लूप कौन सा ले लेंगे ए बी डी ए। तो देखो हमने क्या पढ़ा था कि उसमें क्या पढ़ा था कि कोई भी धारा किसी परिपथ में जो धारा होती है वह संगत प्रतिरोध के गुणनफलों का बीजगणितीय योग और उसमें लगे विद्युत भागबल के योग के बीजगणितीय योग के बराबर होती है। तो इसमें धारा क्या है I1 है, चलिए I1 लिख लिया। इसमें प्रतिरोध क्या है P, क्या है देखिए कि I1 और प्रतिरोध क्या है P, तो क्या लिखोगे IP हो जाएगा, ठीक है। फिर देखोगे यहाँ से जाओगे तो यहाँ पर देखिए क्या लगा है, फिर B से D की ओर जाओगे तो तब यहाँ पर क्या है गैल्वेनोमीटर G लगा है, ठीक है। B से D तक जाने में गैल्वेनोमीटर क्या लगा है G, और आप प्लस लगे दोगे तो गैल्वेनोमीटर में यानी G जहाँ पर G होता है तो जो धारामापी का प्रतिरोध है, G क्या होता है धारामापी का प्रतिरोध है, तथा संतुलित अवस्था में इसमें धारा क्या होती है शून्य होती है, तो इसमें लिख देंगे शून्य धारा हो जाएगी, ठीक है, यानी हो जाएगा G। फिर देखोगे फिर आप चलोगे यहाँ से I2 कहाँ पर चलोगे I2R, तो यहाँ पर क्या होगा I2, लेकिन अब देखो धारा धारा जा रही है इस दिशा में और इसकी विपरीत दिशा में धारा आ रही है। तो विपरीत दिशा के लिए हम पढ़ चुके थे कि विपरीत दिशा में धारा का मान क्या होता है माइनस में, यानी ऋणात्मक हो जाएगा धारा प्रतिरोध का मान। तो I2 और प्रतिरोध क्या है R है, बराबर जो यहाँ पर विद्युत वाहक बल, ठीक है, क्या होगा कि मान लेते हैं कि शून्य हो जाता है, ठीक है, विद्युत वाहक बल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, अगर हम इसको मान तो क्या होगा G का गुणा 0 में करेंगे तो 0 हो जाएंगे, क्या हो जाएगा क्या होगा IP बराबर हो जाएगा I2R को उस साइड पहुंचा दें तो क्या हो जाएगा I2R प्लस में हो जाएंगे, और इसे मान लेंगे हम समीकरण 1 मान लेंगे, ठीक है। इसी प्रकार अब देखेंगे अगला समीकरण, अगला लूप, तो अगला लूप कौन सा होगा BCDB, ये पूरा लूप देखते हैं। तो उसमें पहली धारा क्या होगी I1Q, क्या हो जाएगी I1Q, ठीक है। फिर यहाँ पर देखोगे फिर चलिए कैसे C से D की ओर, तो C से D में क्या होगी, तो इसमें धारा क्या हो रही है उसकी विपरीत दिशा में आ रही है, तो माइनस क्या हो जाएगी कि I2S, ठीक है। और जो गैल्वेनोमीटर में हम पढ़ चुके हैं कि धारा क्या होती है शून्य हो जाती है, तो प्लस 0 गुणे G बराबर क्या हो जाएगा धारा 0 हो गई, ठीक है। तब क्या होगा I1 I2 यानी I2S को उस साइड पहुंचा देते हैं, यानी क्या हो जाएगा I1Q बराबर I2S हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये धारा तो शून्य हो जाएगी। अब क्या हो जाएगा इसे मान लेंगे समीकरण 2। तो आपको क्या करना है कि समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देने पर, ठीक है, तो क्या हो जाएगा समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देने पर, तो क्या हो जाएगा P क्या होगा I1 P बटे क्या हो जाएगा I1Q बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा I2R बटे I2S। तो I1 से I1 कैंसिल हो जाएगा, I2 से I2 कैंसिल हो जाएगा, यानी क्या निकल कर आ जाएगा, तो P बटे Q क्या बचेगा P बटे Q बराबर R बटे S, ठीक है। और इसी को हमें क्या करना था सिद्ध करना था, इसी का क्या करना था निर्धारण करना था, जो कि निकल कर आ गया, ठीक है। चैप्टर नंबर 7 गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र के
सभी महत्वपूर्ण डेरिवेशन का खात्मा करने के लिए। और आज जानते हैं कौन कौन से डेरिवेशन का खात्मा होने वाला है। तो पहला डेरिवेशन होगा बायो-सैवर्ट का नियम। बायो-सैवर्ट का नियम आज बहुत शानदार तरीके से होने वाला है। फिर देखेंगे धारावाही वृत्ताकार लूप अथवा कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक देखेंगे। और फिर देखेंगे एम्पियर का परिपथीय नियम। और फिर देखेंगे दो समांतर धारावाही तारों के बीच लगने वाले बल का व्यंजक। और इससे पहले वाली वीडियो आपने नहीं देखी हो तो जल्दी से जाइए, डिस्क्रिप्शन में या आई बटन में उसका लिंक दिया होगा, उससे जाकर यानी उन वीडियो को जाकर आप देख लीजिएगा। तो आज हम जानेंगे पहला बायो-सैवर्ट का नियम। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, पसंद आए तो लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इस चैनल पर क्लास 12 फिजिक्स यूपी बोर्ड 2024 की बेहतर तैयारी कराई जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला नियम जो बायो-सैवर्ट का नियम है, यानी पहली डेरिवेशन देखने वाले हैं। चलिए तो देख लेते हैं बायो-सैवर्ट का नियम, जो कि पहली डेरिवेशन होगी हमारी। तो बायो-सैवर्ट का नियम क्या है, तो किस पर आधारित है, तो किसी धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र पर आधारित है बायो-सैवर्ट का नियम। तो क्या होता है, कोई धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होता क्या है, तो ऑस्टेट ने सबसे पहले प्रयोग किया था। उन्होंने क्या बताया था कि मान लीजिए कोई एक धारावाही चालक या तार है, इसमें आई धारा प्रवाहित की जाती है, कोई चालक तार में आई धारा प्रवाहित की जाती है, तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ये किसने बताया था, ऑस्टेट ने बताया था। इसी प्रयोग को बायो-सैवर्ट ने किसे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के व्यंजक ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया। क्या किसके लिए, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करने के लिए बायो-सैवर्ट ने इसका प्रयोग किया। तो उन्होंने क्या बताया, बायो-सैवर्ट का नियम क्या था कि मान लीजिए कोई एक चालक तार है, नाम दे देते हैं इसे ए व बी, कोई चालक तार है, ठीक है, ए व बी कोई चालक तार है। इसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है। क्या प्रवाहित हो रही है, आई धारा प्रवाहित हो रही है। एक चालक तार है और इसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है। तो इसके किसी एक भाग पर कहीं किसी भी छोटा सा भाग ले लेते हैं, जिसका खंड ले लेते हैं, जिसके मानते हैं डेल्टा एल। इसके किसी भी ये जगह पर किसी भी भाग पर एक छोटा सा खंड ले लेते हैं, डेल्टा एल लंबाई का एक खंड ले लेते हैं। इस डेल्टा एल खंड की लंबाई के मध्य बिंदु ओ से, मान लेते हैं इसका मध्य बिंदु क्या है, ओ है, मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर, क्या मान लेते हैं, मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर थीटा कोण बनाते हुए एक बिंदु पी रखा है। क्या रखा है, एक बिंदु पी रखा है मान लेते हैं। क्या बनाते हैं, क्या माना हमने कि माना, अगर आपको लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि माना एक चालक तार ए बी है, ठीक है, माना एक चालक तार ए बी है, ठीक है, जिसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है, जिसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है, आई धारा प्रवाहित हो रही है। तो चालक के किसी भाग पर एक छोटा सा खंड डेल्टा एल लेते हैं। तो चालक के किसी भाग पर छोटा खंड डेल्टा एल लेते हैं, ठीक है, लेते हैं, जिसके मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर थीटा कोण बनाते हुए एक बिंदु P स्थित है, ठीक है, एक बिंदु P है, जहाँ पर क्या होगा, अब क्या बताया था कि अगर चालक तार में धारा प्रवाहित की जा रही हो तो उस किसी भी दूरी पर यानी इसके चालक तार के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो क्या है, बनाते हुए एक बिंदु P है, जहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र, जिस पर स्थित है, कह सकते हैं जिस पर स्थित चुंबकीय क्षेत्र कह सकते हैं, जिस पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निम्न बातों पर निर्भर करती है, निम्न बातों पर
निर्भर करती है, निम्न बातों पर निर्भर करती है। तो क्या होगी, ये कौन कौन सी बात होंगी? तो पहला क्या होगा, फर्स्ट बात होगी। पहली बात कौन सी होगी कि चालक तार, जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता चालक तार में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होती है। तो क्या होगी कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता चालक में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है, क्या होती है, चालक में प्रवाहित धारा के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होती है। यानी जो डेल्टा बी होगा, किससे प्रदर्शित करेंगे चुंबकीय क्षेत्र को? तो डेल्टा बी से हम प्रदर्शित करेंगे। तो डेल्टा बी अनुक्रमानुपाती होगा किसकी, धारा आई की। ठीक है, फिर दूसरी बात होगी कि जो चालक खंड जो क्या है, देखिए चालक तार में चालक खंड लिया था हमने कि डेल्टा एल लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता। तो चुंबकीय क्षेत्र लिख देंगे चालक खंड, सीधा लिख देते हैं चालक खंड डेल्टा एल लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। तो कैसे लिख देंगे कि जो डेल्टा बी अनुक्रमानुपाती होगा डेल्टा एल के। आप नाम देते जाइए, समीकरण 1 और समीकरण 2 नाम दे दीजिए। फिर देखिए फिर क्या होगा कि फिर जो डेल्टा बी होगा, जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी वो किसके अनुक्रमानुपाती होगी, उसके चालक तार की जो मध्य बिंदु P पर जो कोण बना रहे कि थीटा कोण बनाते हैं। तो क्या होगा, थीटा कोण जो बन रहा है वहाँ उसके अनुक्रमानुपाती होगी। चालक खंड तथा दूरी के बीच ज्या के अनुक्रमानुपाती होगा। ज्या मतलब उसके बीच बनने वाला कोण, यानी थीटा ज्या यानी कौन, थीटा कोण। तो डेल्टा बी अनुक्रमानुपाती होगा ज्या के लिए साइन लिखते हैं और क्या होगा, थीटा हो जाएगा। इसे नाम दे देंगे समीकरण 3 नाम दे देंगे। फिर क्या होगा, फिर जो चौथा मान होगा यानी जो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। ठीक है, या होगी, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हो कि व्युत्क्रमानुपाती। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता किसके अनुक्रमानुपाती होगी, तो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगी। तो क्या हो जाएंगे कि डेल्टा बी व्युत्क्रमानुपाती के लिए लिखते हैं 1/r²। तो क्या हो जाएगा 1/r²। इसे नाम दे देंगे आप 4 नाम दे देंगे। ठीक है, 4 नाम दे देंगे। तो अब इतना भाग हो गया, क्या क्या पढ़ लिया हमने। तो जो हो गया लिखे चालक जो किसके धारा के अनुक्रमानुपाती होती है, चालक तार की जो खंड की लंबाई के अनुक्रमानुपाती हो जाएगी, और चालक खंड तथा दूरी के बीच यानी चालक खंड डेल्टा एल और दूरी आर के बीच बनने वाले कोण के क्या होते हैं ज्या के अनुक्रमानुपाती होती है, और दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अब हम इसको करते हैं साफ और फिर यहाँ पर लिख देते हैं कि अगर चारों समीकरणों को संयुक्त रूप से लिखने पर, ठीक है, क्या लिख देंगे, चारों समीकरणों को संयुक्त रूप से लिखने पर। तो चारों समीकरणों को, ठीक है, समीकरणों को संयुक्त रूप से लिखने पर, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यानी हो जाएगा आपका जो डेल्टा बी हो जाएगा, डेल्टा बी अनुक्रमानुपाती, ठीक है, आई डेल्टा एल साइन थीटा, इन सब के क्या था, अनुक्रमानुपाती था। तो दूरी के वर्ग के क्या था, व्युत्क्रमानुपाती। तो इनको लिख देते हैं। तो अगर हम अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा के, ठीक है, आई डेल्टा एल साइन थीटा बटे r², जहाँ पर के क्या होगा, के एक स्थिरांक होगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, स्थिरांक, जिसका मान आप लिख सकते हो μ0/4π लिख सकते हो, या लिख सकते हो के की जगह क्या लिख सकते हो μ0/4π। तो हम लिख दें या
तो डेल्टा बी बराबर म्यू जीरो बटे 4 इंटू आई डेल्टा एल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर, और यही हो जाएगा बायो सेवर्ट का नियम हो जाएगा, यानी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए बायो सेवर्ट का नियम हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर जो म्यू जीरो होगी निर्वात, ठीक है, क्या होगी, निर्वात की चुंबकशीलता, क्या है, निर्वात की चुंबकशीलता। इसका मान अपना फिक्स होता है, इसका मान हो जाता है 4 पाई गुणे 10⁻⁷ इसका मान फिक्स होता है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है, इसका मान फिक्स होता है। तो चलिए अगले डेरिवेशन का खात्मा करने के लिए चलते हैं और इसको करते हैं साफ। चलिए तो देख लेते हैं डेरिवेशन नंबर 2, जो कि है वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। बहुत ही शानदार तरीके से जानने वाले। तो यहाँ पर लिखा है, चित्र बना हुआ है, यहाँ पर लिखी हुई है भाषा। पहले हम चित्र को से भाषा को समझेंगे और फिर डेरिवेशन का खात्मा कर देंगे। तो चलिए देखते हैं कि मान लेते हैं एक आर त्रिज्या के, देखिए माना आर त्रिज्या का एक वृत्ताकार तार कुंडली के रूप में मुड़ा हुआ है। तो एक आर त्रिज्या का वृत्ताकार तार है जो कुंडली के रूप में मुड़ा हुआ है और एक कुंडली कागज के तल पर स्थित है, यानी क्या है कि कुंडली कागज के तल में है तथा इसमें जो आई एम्पियर की धारा है वो किस दिशा में बह रही है, वामर दिशा में इसमें बह रही है, प्रवाहित हो रही है, ठीक है। तो क्या पढ़ लिया कि माना कि आर त्रिज्या का एक वृत्ताकार तार है जो कुंडली के रूप में मुड़ा हुआ है, कुंडली कागज के तल में है, तो इसमें जो आई एम्पियर की धारा वामावर्त दिशा में प्रवाहित हो रही है। कुंडली के केंद्र ऊपर चुंबकीय क्षेत्र हमें ज्ञात करना है, यानी कहाँ पर, कुंडली के केंद्र पर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, जो कि हमारा क्वेश्चन भी है। ये केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक हमें निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो हम मान लेते हैं किसी जगह पर, तो कुंडली अनेक छोटे छोटे धारा खंडों से मिलकर बनी होती है। मानते हैं कुंडली छोटे छोटे खंडों से, धारा खंडों से मिलकर बनी होती है। तो वहाँ हम क्या करते हैं कि माना एक अत्यंत छोटा धाराखंड ए बी है, मान लेते हैं एक छोटा अत्यंत धाराखंड ए बी ले लेते हैं, क्या लेते हैं, ए बी ले लेते हैं, ले लिया। तो जिसकी लंबाई डेल्टा एल है, तो बायो सेवर्ट के नियमानुसार धाराखंड के केंद्र ऊपर चुंबकीय क्षेत्र, तो हम बायो सेवर्ट का नियम पढ़ चुके हैं कि अगर कोई छोटा सा अल्पांश लेते हैं यानी खंड लेते हैं तो उसके मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर एक बिंदु पी होता है, जहाँ पर एक चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या हो गई थी, हमने बायो सेवर्ट का नियम निकाला, तो डेल्टा बी बराबर म्यू जीरो बटे 4 पाई इंटू आई डेल्टा एल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर क्या हो गई थी, ये हो गया था बायो सेवर्ट का नियम हो गया था, ठीक है। इसे आप समीकरण 1 नाम दोगे। चूँकि आप देखोगे जो कुंडली है, जो कुंडली की त्रिज्या है, ठीक है, त्रिज्या है वो क्या है, आर है, और यहाँ पर देखोगे कि हमें क्या ज्ञात करना है कि डेल्टा बी बराबर म्यू जीरो बटे 4 पाई इंटू आई डेल्टा एल साइन थीटा। तो यहाँ पर देखोगे मान करते हैं साइन थीटा का मान, तो साइन थीटा का मान होता क्या है कि जो भी परिधि होती है वो त्रिज्या पर क्या होती है, लंबवत होती है, जो परिधि होती है वो त्रिज्या के लंबवत होती है। तो लंबवत के लिए साइन थीटा का मान कितना होता है, 90 अंश हो जाता है, कितना होता है, 90 अंश। तब लिखेंगे तो डेल्टा बी बराबर म्यू जीरो बटे 4 पाई इंटू आई डेल्टा एल साइन 90 अंश बटे आर स्क्वायर। और हम पढ़ चुके कि साइन 90 अंश का मान आप जानते हो कितना होता है, 1 होता है। तो क्या हो जाएगा, डेल्टा बी बराबर म्यू जीरो बटे 4 पाई इंटू आई डेल्टा एल बटे आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा। तो इसे कोई आप समीकरण नाम दे दोगे, 2 नाम दे दोगे, ठीक है। ए निकल आया आपका, निकल आ जाएगा। क्यों निकला ये, साइन थीटा का मान क्या माना कि जो परिधि होती है वो त्रिज्या के लंबवत होती है, इसलिए लंबवत के लिए हमने क्या लिया, साइन 90 अंश। 90 अंश का मान कितना हो गया, 1 होता है। फिर देखेंगे हम, चूँकि अब देखोगे कि अभी तो हमने किस भाग के लिया है, किस लिया है, छोटे से भाग यानी डेल्टा बी, चूँकि चालक खंड के छोटा सा धारा खंड लिया, खंड क्या लिया, ए बी लिया, सॉरी क्या भी लिया हमने यहाँ पर, क्या लिया, ए बी लिया, ए बी है, डेल्टा एल नहीं क्या है, ए बी है। अगर हम मान लें कि संपूर्ण जो है संपूर्ण धारावाही चालक के कारण यानी संपूर्ण खंड के कारण यानी संपूर्ण धारावाही खंड के कारण केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, तो अगर हम लिख दें कि संपूर्ण ठीक है, संपूर्ण धारा खंडों के कारण
कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र संपूर्ण कर, तो संपूर्ण के लिए क्या हो जाएगा मान लेते हैं आपका, तो हो जाएगा बी, क्या हो जाएगा संपूर्ण के लिए हो जाएगा बी बराबर सिग्मा डेल्टा बी हो जाएगा। और ये सिग्मा किसके लिए बात कर रहा है, इस संपूर्ण कुंडली के किसके लिए, संपूर्ण कुंडली के चुंबकीय क्षेत्र के लिए क्या हो जाएगा, इसके लिए संपूर्ण के लिए बात होगा। इसके लिए हमें क्या लिखा है, सिग्मा हो जाएगा, सिग्मा डेल्टा बी हो जाएगा। क्योंकि हम देखेंगे कि यहाँ पर देखोगे कि बी बराबर आपने क्या पढ़ा है, डेल्टा बी बराबर क्या पढ़ा है, म्यू 0/4 इंटू आई डेल्टा एल बटे आर स्क्वायर। तो क्या लिख देंगे कि सिग्मा म्यू 0/4 इंटू आई डेल्टा एल बटे आर स्क्वायर। और ये कहाँ से आ गया, समीकरण 2 से, किससे है, समीकरण 2 से आ गया। ठीक है, फिर देखोगे आप कि चूँकि आप देखोगे कि b बराबर म्यू 0/4 को हम बाहर निकाल लेते हैं, म्यू 0/4 को हम बाहर निकाल लेते हैं, इनटू किसके लिए भी निकाल लेते हैं, जो आई बटे आर को भी हम आर स्क्वायर को भी बाहर निकाल लेते हैं। क्योंकि जो सिग्मा है वह किसके लिए हो जाएगा, डेल्टा एल, सिग्मा डेल्टा एल को अलग कर लेते हैं। तो आप देखोगे कि सिग्मा डेल्टा एल बराबर क्या है, जो कुंडली पर जो धारावाही जो कुंडली है वो कुंडली की है परिधि क्या होगी, जो लंबाई होगी, जो डेल्टा एल लंबाई बात हो रही है, जो क्या होगी वो कुंडली पर की क्या होगी, परिधि के बराबर हो जाएगी, यानी वो किसके बराबर होगी, 2πr होगी, वो क्या होगी, परिधि होगी। तो अब आप लिख सकते हो कि जो b बराबर आप क्या लिखोगे कि म्यू 0/4 इंटू आई आई बटे क्या हो गया था आर स्क्वायर इंटू, अब डेल्टा सिग्मा डेल्टा एल की जगह क्या लिखोगे आप 2πr इंटू 2πr। सो एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, 2π से 4π कैंसिल होंगे, तो कितना हो जाएगा, क्या निकल आएगा, b बराबर म्यू 0 बटे क्या बचेगा, 2π से 2π को काटेंगे कितनी बार कटेगा, 2 बार कट जाएगा, और इंटू आई बटे आर स्क्वायर, उसमें से एक आर चला जाएगा तो क्या बचेगा, एक आर बच जाएगा। तो आपका ये निकल आएगा, सूत्र निकल आएगा किसके लिए, कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र हो जाएगा ठीक है, मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए तो आप चलते हैं अपनी डेरिवेशन नंबर 3 की तरफ, और इसको आप कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए तो तैयार हो जाइए डेरिवेशन नंबर 3 का खात्मा करने के लिए, जो कि है एम्पियर का परिपथीय नियम। बहुत ही शानदार तरीके से बिल्कुल एक बार में समझ में आने वाला है। तो चलिए देखते हैं होता क्या है। तो सबसे पहले जानेंगे एम्पियर का परिपथीय नियम होता क्या है, फिर उसको हम सिद्ध करेंगे, यानी इसको प्रूव करेंगे। ठीक है, तो क्या होता है कि किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश, किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र जो B का रेखीय समाकलन पथ द्वारा घिरी नेट धारा का म्यू 0 गुना होता है। किसका, नेट धारा का म्यू 0 गुना होता है, यानी चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, यानी किसके, रेखा के अनुदिश। यानी देखिए कि चुंबकीय क्षेत्र रेखीय समाकलन यानी समाकलन B वेक्टर इंटू DL वेक्टर बराबर क्या होता है, म्यू 0 गुना होता है किसके, धारा के। ये होता है एम्पियर का परिपथीय नियम होता है। इसको हमें करना है प्रूव। ठीक है, तो हो गया किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश, यानी उसी की दिशा में रेखीय समाकलन की बात की जाए तो चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन, तो चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन क्या होगा, यानी चुंबकीय क्षेत्र B वेक्टर इंटू DL वेक्टर बराबर क्या होगा किसके, तो पथ द्वारा घिरी नेट धारा का म्यू 0 गुना होता है। तो चलिए देखते हैं उत्पत्ति की बात कैसे करें। तो माना एक तार की लंबाई XY, एक XY लंबाई का एक तार है जिसमें धारा ऊपर की ओर प्रवाहित हो रही है। जब इसमें धारा प्रवाहित होगी तो इसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। तो देख सकते हैं, तो आई धारा प्रवाहित हो रही है, तो मान तथा R त्रिज्या का एक वृत्तीय पथ O है, R त्रिज्या का एक वृत्तीय पथ O है। ठीक है, O है केंद्र, जिसका केंद्र O तार पर है, जो त्रिज्या O है और जिसका केंद्र किस पर है, कहाँ पर है,
जिसका केंद्र O तार पर है और वृत्तीय पथ के किसी बिंदु P पर, तो यहाँ लिखते हैं कि केंद्र O से R दूरी पर एक बिंदु P है, तो क्या होगा, तो वह बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण, यानी चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण क्या होगा। तो हम हल पढ़ चुके हैं कि इसमें इससे पहले वाले डेरिवेशन का किया है हमने कि जो वृत्ताकार धारावाही लूप के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक हमने क्या पढ़ा है कि B बराबर μ0/2π इंटू I/R। क्या पढ़ा है कि B बराबर μ0 इंटू I/R पढ़ा है, ठीक है। इसे नाम दोगे समीकरण 1, ठीक है, 1 हो जाएगा। चूँकि देखिए अब देखिए बात होगी कि ये तो हो गया किसके कारण हो गया कि वृत्ताकार धारावाही लूप के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक हो गया। अब बात करते हैं कि जो चुंबकीय क्षेत्र में जो रेखा के, ऐसे हमने पढ़ा कि किसी बंद परिपथ की अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन। तो फिर देखते हैं कि जो बंद परिपथ है तो इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन देखते हैं। तो क्या लिख देंगे कि जो चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन, बिल्कुल सिंपल तरीके से जानिए, ज़्यादा बकवास ना करते हुए, समाकलन, ठीक है, सिर्फ किसके अनुदिश, किसी बंद परिपथ के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन। तो चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन क्या हो जाएगा, तो हम पढ़ चुके थे जैसे कि समाकलन B वेक्टर इंटू DL वेक्टर हो जाएगा, जो बराबर होगा, यानी एक फॉर्मूला हो जाएगा कि A वेक्टर इंटू B वेक्टर बराबर होता है AB cos थीटा। क्या उसके लिए AB cos थीटा होता है। तो यहाँ पर क्या है हमारा B वेक्टर और B और DL वेक्टर है, B वेक्टर इंटू DL वेक्टर है, तो यहाँ पर A होगा और B हो जाएगा, तो इनके बराबर क्या आ जाएगा AB cos थीटा। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा कि समाकलन भी लगा देंगे और क्या हो जाएगा B DL cos थीटा, क्या हो जाएगा cos थीटा। क्योंकि अब बात देखिए कि कहाँ पर हो जाए अनुदिश, अनुदिश मतलब समांतर, उसी की दिशा में चल रहा है, किसकी दिशा में चल रहा है, प्लस दिशा में। तो अनुदिश के लिए क्या हो जाएगा cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा 0 अंश, क्या हो जाएगा 0 अंश होगा, और 0 अंश का मान क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ पर हम cos की जगह क्या लिख दें, तो समाकलन B वेक्टर इंटू DL वेक्टर बराबर हो जाएगा समाकलन और क्या हो जाएगा B DL cos थीटा, हट जाएगा नहीं। अब देखिए यहाँ पर चलते हैं तो देखते हैं कि समाकलन B वेक्टर इंटू DL वेक्टर बराबर, क्योंकि यहाँ पर देखिए B को हम बाहर निकाल देते हैं, समाकलन DL को अंदर करते हैं, ठीक है, DL को अंदर करते हैं। क्योंकि यहाँ पर देखिए जो त्रिज्या है वो त्रिज्या की यहाँ पर देखिए DL यानी जो डेल्टा L मान लेते हैं, डेल्टा L क्या है यहाँ पर परिधि है, यानी देखिए जो डेल्टा L क्या होगी इस केंद्र O पर की क्या होगी परिधि हो जाएगी। तो यहाँ पर देंगे चूँकि यहाँ पर देंगे चूँकि समाकलन डेल्टा L बराबर क्या है परिधि है कि जो बंद परिपथ है इसकी क्या है परिधि क्या है डेल्टा L है। तो परिधि क्या हो जाएगी यानी डेल्टा L बराबर क्या हो जाएगा, यानी DL बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा के दो या DL के दो, तो क्या हो जाएगा 2πr। तो क्या होगी इस वृत्ताकार पथ की परिधि क्या हो जाएगी 2πr हो जाएगी। तो यहाँ पर लिख देंगे हम समाकलन B वेक्टर इंटू DL वेक्टर बराबर। अब देखो कि समीकरण 1 से हम B का मान यहाँ पर रख दें तो क्या हो जाए μ0/2πr इंटू I, ठीक है, यहाँ पर μ0I/2πr, और यहाँ पर देखिए और फिर जो हमने समाकलन डेल्टा L बराबर क्या पड़ा 2πr, तो गुणा कर दें 2πr, तो 2πr से 2πr हो जाएगा कैंसिल। तो क्या बचेगा आपका समाकलन B वेक्टर इंटू DL वेक्टर बराबर μ0 इंटू I, और यही हो गया हमारा एम्पियर का परिपथीय नियम इति सिद्धम। चलिए तो नेक्स्ट डेरिवेशन की तरफ चलते हैं, ऐसे करते हैं। चलिए तो देख लेते हैं डेरिवेशन नंबर 4, जो कि है दो समांतर धारावाही तारों के बीच चुंबकीय बल का व्यंजक। तो सबसे पहले कुछ नॉर्मल बात जानते हैं, छोटी सी बात जानते हैं कि हमने अभी क्या पढ़ा था। सबसे पहला क्वेश्चन ऑस्टेट का प्रयोग के बारे में बताया था। पहले क्वेश्चन है बायो-सैवर्ट के नियम में कि जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय, मान लीजिए चालक तार है जिसमें धारा प्रवाहित करती है, उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न
हो जाता है। तो इसमें भी वही बात होगी कि मान लीजिए हमने दो तार रखे हैं, किसी एक चालक तार में धारा प्रवाहित की, तो इसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने के कारण इसके पास रखे दूसरे तार पर एक बल अनुभव करेगा। यानी क्या करेगा, इसके पास यहाँ पर मान लीजिए लाइट आ गई, से चुम्बक है, मान लीजिए एक चुम्बक रखी है, एक यहाँ पर चुम्बक और यहाँ पर लोहा है, और हम क्या करें, इस चुम्बक को यहाँ पर इसके पास खिसका दिया तो इसकी ओर खिसकती जाएगी, यानी बल लगेगा और ये अपनी ओर आकर्षित करने का कार्य करेगी, खींचेगी अपनी ओर, इन दोनों के बीच बल लगेगा। तो ऐसे ही समय यहाँ होगा कि अगर इस पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होते हैं, इसमें धारा प्रवाहित की जाती है, तो इस पर अगर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है तो उसके पास रखे दूसरे तार पर एक बल का क्या होगा, अनुभव करेगा, यानी उस पर एक बल कार्य करने लगेगा, उस पर बल अपनी ओर खींचने का कार्य करेगा। तो सेम ऐसी वही भाषा लिख रहे हैं कि मान लेते हैं कि माना कि तार PQ तथा RS हैं, दो तार हैं, एक PQ और एक RS हैं, जो कागज़ के तल में है, मान लीजिए कोई कागज़ के तल पर स्थित हैं। इनमें धारा I1 व I2 धारा बह रही हैं, ठीक है, एम्पेयर की धारा हैं। इनके बीच की दूरी r मीटर है, जो एक दूसरे से कितनी मीटर दूरी पर रखे हुए हैं, r मीटर की दूरी पर रखे हुए हैं। PQ की धारा के कारण RS के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र, अब देखिए हमने क्या बताया कि मान लीजिए हमने क्या कि PQ में I1 धारा प्रवाहित की, जिसके कारण RS पर उत्पन्न किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र मान लेते, इसे मान लेते B1 मान लेते, क्या मान लेते, B1 मान लेते हैं। किसके कारण हुआ कि धारा I1 के कारण, तो इस पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न क्या हुआ, B1 उत्पन्न हुआ। तो हम लिख देंगे कि सूत्र क्या हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र के लिए, तो B बराबर μ0/4 पाई इंटू धारा किसकी, I1, धारा कौन सी होगी, पहले के लिए है, तो धारा I1/R हो जाएगी, और इसे मान लेंगे हम समीकरण 1 मान लेंगे, ठीक है। अब मान लेंगे, अब चूंकि बात हुई कि अब इसमें धारा प्रवाहित की तो इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ, तो मान लीजिए चुंबकीय क्षेत्र इस पर उत्पन्न हो गया, तो क्या हो जाएगा, इस पर बल भी अनुभव करेगा। और बल कैसा होगा, मान लीजिए कैसा बल होगा, अगर धारा एक ही दिशा में धारा बह रही हो तो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, तो इन पर कौन सा आकर्षण बल लगेगा, एक ही दिशा में अगर धारा बह रही हो, अगर तो यहाँ पर देखिए धारा हम I1 I2 एक ही दिशा में जा रही हूँ, तब बल क्या है, समान दिशा में। अगर धारा I1 I2 मान ली धारा I1 ऊपर की तरफ और ये नीचे की तरफ जा रही होती, तो एक दूसरे को क्या करते, ये प्रतिकर्षित करती। कौन सा बल लगता है इन पर, प्रतिकर्षण बल लगता। तो अभी कौन सा बल लग रहा है, आकर्षण बल लग रहा है। तो अब किसके कारण होगा कि PQ के कारण RS पर लगने वाला बल, यानी RS, ठीक है। तो क्या होगा कि चालक तार RS की L मीटर लंबाई पर लगने वाला बल, ठीक है, L मीटर की लंबाई पर लगने वाला बल, तो कौन सा किसके कारण लग रहा है, F, क्या होगा, बल कौन सा लग रहा है, F लग रहा है, क्योंकि क्या हो जाएगा B1, मान लेते किसके कारण लग रहा है कि धारा I1 की, तो चुंबकीय क्षेत्र क्या उत्पन्न हुआ, तो B1, तो क्या होगा, सूत्र क्या हो जाएगा, IBL साइन थीटा होता है, क्या होता है, IBL साइन थीटा होता है कि चालक तार L लंबाई के किसी चालक तार पर लगने वाले बल का सूत्र क्या होता है, तो किसी धारावाही चालक पर लगने वाले बल का व्यंजक होता है F बराबर IBL साइन थीटा। चूँकि धारा क्या है, I1 है, चुंबकीय क्षेत्र क्या है, B1 है, और लंबाई क्या होगी, L लंबाई का चालक तार है, और कोण होगा साइन थीटा हो जाएगा। चूँकि इसके बाद होगी कि जो धारा होगी वो किसके लंबवत दिशा में जाएगी, कैसे जा रही है, ऊपर की लंबवत दिशा में जा रही है, तो थीटा का मान यानी साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा 90 और रख देंगे 1, यानी F बराबर हो जाएगा I1 B1 L साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। चूँकि यहाँ पर देखिए सॉरी एक बात होगी क्या है कि धारा यहाँ पर देखोगे कि कितनी बह रही है, इस पर जो बल लग रहा है तो उस पर धारा क्या है, I2 है, तो क्या लिख दें कि धारा I2 बहेगी, ठीक है, क्या होगी, धारा I2 रहेगी। तो अब देखिए आप क्या बचा, साइन 90 हो जाएगा, और 90 का मान कितना हो गया, 1 लिखेंगे, तो यानी यह हो जाएगा F बराबर I2 B1 L, और यहाँ पर 1 का मान, साइन 90 का मान कितना हो जाता है 1, तो 1 को हम लिखेंगे नहीं, चूँकि इतना हो जाएगा। अब देखोगे
कि अगर आप क्या करोगे, समीकरण 1 से b1 का मान उठाकर यहाँ पर मान लो 2 में रख दोगे, तो क्या लिख दोगे, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, तो क्या हो जाएगा, f बराबर क्या हो जाएगा, f बराबर क्या हो जाएगा, आपको रखना है कि b की जगह आपको क्या लिखना है, μ0/4 इंटू क्या हुआ है, क्या होता है 2 पाई होता है, यहाँ पर क्या होता है 2 पाई इंटू क्या हो जाएगा I1 और एक और क्या है I2 है, I2 बटे क्या हो जाएगा R और लंबाई L हो जाएगी, क्या हो जाएगी, लंबाई L हो जाएगी। क्योंकि जो L लंबाई है वो कहाँ पर पहुँचा देते हैं, L F के नीचे पहुँचा देते हैं, क्या हो जाएगा F/L हो जाएगा बराबर μ0/2 पाई इंटू I1 I2/R। ये हो जाएगा किसके लिए, दो समांतर धारावाही तारों के बीच लगने वाले बल का व्यंजक हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।